चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ टर्म्स वगैरह देखा था, याद है? चलो बताओ, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, उसी को नाम क्या देना है? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से हैं? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में कार्बन कहां से कहां तक हो सकते हैं? 3 से लेकर 7 तक। ठीक है, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड और हेप्टासेकेराइड। बस में आगे इसको मोनोसेकेराइड के टर्म्स में ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस कहते हैं। ठीक है, अब ओलिगोसेकेराइड में कहां से कहां तक मोनोसेकेराइड हो सकते हैं? 2 से 10 तक। इसमें मोस्ट कॉमन 2 वाला है। बस में आगे फिर पॉलीसेकेराइड में 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन करेगा तो पॉलीसेकेराइड। बस में आगे कुछ कॉमन एग्जांपल जो आपको अच्छी तरीके से याद रखना था, उसमें हमने मोनोसेकेराइड में आपको बोला था ग्लिसरॉल्डिहाइड, एरिथ्रोस, थ्रियोस। बस में आगे पेंटोस शुगर में आपका राइबोस, ये याद रखना है। ठीक है, इनको याद ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हेक्सोस में आपको दिमाग में रखना है ग्लूकोज, मैनोस और गैलेक्टोस। बस में आगे चल बैठ जाओ। तो इतना मोनोसेकेराइड आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है। बैठो जल्दी, बैठो जल्दी। तो इतना मोनोसेकेराइड आपको प्रॉपर याद रखना है। ठीक है, अब इस मोनोसेकेराइड के बाद हम जो कहानी में आए थे, हाँ, उसमें एल्डोस था, फिर कुछ आपके कीटोज वाले हैं। तो कुछ कीटोज में आपको बस एक ही याद रखना है, वो आपको याद रखना है आपका फ्रक्टोज, बाकी सबको याद नहीं करना है। इसको दिखाने के केवल मकसद ये था बेटा कि आपको दिमाग में रहे कि ऐसे ऐसे कुछ नाम होते हैं। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम जो कहानी लेकर आए थे उसमें एक टर्म आया था इपिमर। ये क्या था? हाँ, 2 डिफरेंट, हाँ, 2 डायस्टेरियोमर्स ऑफ डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल, 2 डायस्टेरियोमर्स ऑफ डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल व्हिच डिफर एट ओनली 1 chiral carbon आर कॉल्ड एज इपिमर। इसमें ग्लूकोज और मैनोज, ये आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना था। आगे अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अदरवाइज ग्लूकोज, मैनोज और ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ये तुम्हारे सिलेबस में है, क्वेश्चन कभी पूछेगा तो इसी को लेकर पूछेगा, ग्लूकोज का मैनोज के साथ, ग्लूकोज का गैलेक्टोज के साथ। बस में आगे इसके बाद जो कहानी आई थी, उस कहानी में हमने केमिकल रिएक्शन दिखाया था, उसमें ने ऑक्सीडेशन दिखाए थे, दिखाया था ना? तो ऑक्सीडेशन में पहला कौन सा था? टॉलरेंस। दूसरा ब्रोमीन वाटर। तीसरा कौन सा? नाइट्रिक एसिड। एक और था पहले रिएक्शन, इसको भी दिमाग में रखिएगा। एक बार आयोडीन इसको लेकर बदमाशी भी किया है। बदमाशी क्या है? अगर आपके पास ये 1 2 3 4, यहाँ आपके पास CH2OH है, ये आपका OH है, ये OH है, H है, ये OH है। ठीक है, ये H है, ये OH है, H है, H है। इसके ऊपर बोला है, इसके ऊपर बोला था कि फेहलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, इसके ऊपर फेहलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन कराना है। तो जब इसका फेहलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन कराओगे तो होगा क्या? इस एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देना है, और जब एसिड में कन्वर्ट कर देना है तो कहानी कुछ ऐसे बनेगा। नीचे की कहानी ऐसी ही है, यहाँ आपका CH2OH है, ये आपका OH, यहाँ भी OH, ये H और ये आपका OH, ये H, OH, H और ये H, ये बन गया। तो इसने दिया था नाम कि ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है? ग्लूकैनिक, ग्लूकैरिक। हाँ, ग्लूकोनिक, निक एक है ना, दोनों नहीं है, दोनों होगा तब रिक, एक होगा तो निक। तो ये कौन सा हो गया? ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन साथ में होता क्या है कि फेहलिंग सॉल्यूशन है क्या? कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट है तो कॉपर 2+ में होता है, और जब रिएक्शन होता है तो कॉपर 1+ में चला आता है। बस में आगे जब 1+ में चला आता है तो इसका मतलब आपको सोचना है Cu2O। क्या सोचना है? Cu2। और जब Cu2O सोचोगे तो कॉपर कितने ऑक्सीडेशन नंबर में है? 1 में है, बस 1 में है। लेकिन कहानी में इन्होंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें बोला था कि ग्लूकोज के ऊपर फेहरिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन करते हैं तो कहानी में हमको मिलता है Cu2O और साथ में ग्लूकोनिक एसिड। बस में आगे तब क्या हमको CuO सोचना है ग्लूकोनिक एसिड के साथ, या Cu2O सोचना है ग्लूकोनिक एसिड के साथ? ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये वाला कहानी नहीं है, बल्कि कहानी ये वाला है। बस में 2007 या 8 के आसपास का क्वेश्चन था, हम लोग डिस्कस करेंगे तो एक बार देख लेंगे। बस में आगे तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो कि नाम भी क्लियर हो कि ग्लूकोनिक है या ग्लूकैरिक है, और साथ में ऑक्सीडेशन नंबर भी क्लियर हो कि कॉपर सल्फेट तो Cu2+ जो है वो आपका Cu1+ में जाता है। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन में 3 नाम अभी जो देखा था, पहला कौन सा था? टॉलेंस। दूसरा हाँ Br2 वाटर। तीसरा नहीं अभी पहले, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके एसिड बनाया।
अब दूसरा जिसमें इसका और इसका दोनों का ऑक्सीडेशन चाहते हो वो कौन सा है? नाइट्रिक एसिड। फिर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं वो कौन सा है? HiO4। बस में आगे तीनों याद होना चाहिए कि स्पेसिफिक इसके लिए क्या है, इन दोनों के लिए क्या है, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या है। बस में आगे तो 5 नाम आए है ना। पहला कौन सा था? टॉलेंस। दूसरा ड्रिंकिंग वाटर। तीसरा वैली सॉल्यूशन। चौथा नाइट्रिक एसिड। पांचवा HiO4। तो रिडक्शन में 2, पहला कौन सा है? हाँ पूरा पूरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। बस में इवन तुम हाइड्रोजन निकल डाल दो तो भी वही होगा, लेकिन काम तुम्हारा मेन एल्डिहाइड कीटोन कौन सा है? आपका है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब तुम चाहते हो कि अल्कोहल का भी रिडक्शन हो जाए और ये भी अल्कीन में चला जाए तो कौन सा है? HI रेड फास्फोरस। तो रिडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और HI रेड फास्फोरस, ये दिमाग में रखना है। और ऑक्सीडेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो 5 था वो दिमाग में रखना है। फिर उसके बाद रिएक्शन, और जो रिएक्शन में आती हो तो कहानी के अंदर आपके पास एल्डिहाइड है और कहानी में अल्कोहल है ना। तो एल्डिहाइड वाला जो रिएक्शन है, अल्कोहल वाला रिएक्शन है, ये भी आपको प्रॉपर तरीके से दिमाग में बैठाना है। तो अल्कोहल का कौन सा रिएक्शन है? अल्कोहल का कौन सा रिएक्शन है? एस्टिक एनहाइड्राइड वाला। ये जो एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करोगे तो OH OAC में कन्वर्ट हो जाएगा। ये याद रखना है, इसको लेकर आईटी ने पास्ट में क्वेश्चन पूछा है। बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिखाएगा, डराएगा, लेकिन काम केवल इतना ही है कि अल्कोहल को OAC में कन्वर्ट करना है। बस में आगे उसके बाद एल्डिहाइड का कौन सा रिएक्शन है? HCN हाइड्रोक्सिल अमीन। याद आया? हाइड्रोक्सिल अमीन उनके द्वारा रिएक्शन है। बस में आगे फिर कुछ रिएक्शन नहीं होते हैं, वो कौन कौन से हैं? सोडियम बाई सल्फाइड, फिर 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन, फिर सिर्फ रिएजेंट, फिर जब पेंटा एसिटाइल जब हम ग्लूकोज लेते हैं उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल अमीन का रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन नहीं होता है। तो ये कुछ रिएक्शन है जो सपोर्टिंग फैक्टर है कि इसके अलावा कुछ ना कुछ है, और जो इसके अलावा कुछ ना कुछ है तो इसके लिए फिर हमने क्या दिखाया? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज दिखाया, उसमें 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया। एक कौन सा था? अल्फा डी ग्लूकोज। एक कौन सा था? बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा में 2 OH एक तरफ थे और बीटा में सारे एक दूसरे के अपोजिट थे। बस अच्छी तरह याद रखिएगा, बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिखाएगा लेकिन पहचानने का तरीका यही है कि 2 अगर अगल बगल दिख रहे हैं सिस वाले में तो अल्फा है, और सारे एक दूसरे का अपोजिट है मतलब बीटा है। अल्फा बीटा में ज्यादा स्टेबल कौन सा था? बीटा, जो 64% के आसपास मैंने बताया था। बस में आगे तो इसका मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। कभी कभी तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर पूछ लेता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है वो बताइए। डम्स क्लियर? चलिए, इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज हो गया था तो इसके बाद से हमने लिया था म्यूटारोडेशन। उसमें क्या बोला था कि क्रिस्टल ऑफ प्योर अल्फा डी ग्लूकोज को पानी में डाला जाए तो वो अपना स्पेसिफिक रोटेशन, बैठो जल्दी बैठो। और पीछे वाले थोड़ा ध्यान रखना, उठते समय उस सिर पे लड़े नहीं, ठीक है? चलिए, तो म्यूटा रोटेशन के लिए क्या बोला था कि स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है, जब प्योर क्रिस्टल अल्फा डी ग्लूकोज पानी में डाला तो 112 से घटकर 57 हो गया। बस में आगे, और अल्फा डी ग्लूकोज ये बीटा डी ग्लूकोज को डाला तो 18 से बढ़कर 57 हो गया। बस में पॉइंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहे हैं कि 112.2 है और 18.7 है और ये 52.7 है। तो पॉइंट को हटा दें तो क्या सोच सकते हो? 112, यहाँ पे 52 और यहाँ पे आपका कितना है? 18, ठीक है? तो 52 को ही 52 बोलते हैं। ठीक है? तो आईटी जो पेपर में देगा आगे जो दिखेगा उसमें 52 ही दिखाई देगा, लेकिन रियल डाटा क्या है? 52.7 है। बस में आगे, तो इसका मतलब अल्फा डी ग्लूकोज को डाला तो वो 112 से 52 हो गया, और बीटा डी ग्लूकोज को डाला तो 18 से 52 हो गया। तो यही जो चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन है इसका नाम क्या था? म्यूटा रोटेशन। तो जहां भी हेमी एसिटल होगा वहां म्यूटा रोटेशन की बात करेंगे। फिर हम बाद में लेकर आए थे, वो किसको लेकर आए थे? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो एनोमेरिक कार्बन पे OH अगर नीचे है तो हम नाम क्या देते हैं? आजा जल्दी आ, जल्दी आ। और सब इसको थोड़ा खोल कर रखो, कोई आएगा तो पता चलता रहेगा, मैम है नहीं। चलिए, और कोशिश करिए बेटा, आप लोग की क्लास 9 से है तो ये 4 दिन आप लोग 9 बजे आ जाइए, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसी में आपका थ्योरी भी पढ़ा दें और जो आईटी एडवांस के क्वेश्चन है उसका डिस्कशन भी करा दें, ठीक है? और बहुत सारे बच्चों को 10:30 बजे जाना होता है तो हम चाहते हैं उनका टाइम भी किल ना हो, इसलिए कोशिश करिए कि 15-15 मिनट सुबह वाले किल मत करिए, बस में 9 बजे यहाँ पर पहुँच जाइए, ठीक है? बस 4 दिन की बात है, उसका बाद ये वाला बायोमोलिक्यूल खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए इधर आते हैं। तो फ्रक्टोज वाले केस में क्या है कि 2 तरह का फ्रक्टोज आए, एक आया अल्फा डी फ्रक्टोज, दूसरा आया बीटा डी फ्रक्टोज। और इसमें हमने एनोमेरिक कार्बन की बात किया था, ग्लूकोज में भी और फ्रक्टोज में भी,
कि ऐसे सेम शुगर से निकले हुए दो डायस्टेरियमर्स बस में आगे जिसमें एक ही कायरल कार्बन में अंतर हो और वो ओरिजिनली कार्बोनिल कार्बन हो ओपन चेन में, उस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एनोमर है। तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज एनोमर है, अल्फा डी फ्रक्टोज बीटा डी फ्रक्टोज आपस में क्या है? एनोमर है। याद रहेगा। पोजीशन ऑफ OH कहाँ कहाँ है सबको याद है? ठीक है, तो इतनी दुनिया आप लोगों ने मेरे ख्याल से कल तक देखा था ना। चले इसके बाद हम आगे चलते हैं डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। चले हेडिंग डालिए डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड समझिए, पहले बेसिक समझिए। आपने ये पढ़ा है कि अगर कभी एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर अल्कोहल का रिएक्शन होगा तो सबसे पहले ये क्या बनाएगा? यहाँ पे कहानी में H या R और यहाँ की कहानी में OR ऐसा बन गया, और हेमी एसिटल हेमी कीटल बनेगा। तो यहाँ से आपने ग्लूकोज के ऊपर अल्कोहल का इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करा के हेमी एसिटल तक पहुंच गए हो। मतलब अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज है क्या? ये आपका हेमी एसिटल है बस में आगे, और जो वही कीटोन में किया है तो हेमी कीटल है। कीटोन मतलब फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज में किया था तो हेमी कीटल बन गया, अब ग्लूकोज में किया था तो हेमी एसिटल बन गया। लेकिन कहानी के अंदर अगर और भी अल्कोहल होंगे या सिस्टम में दूसरे कोई अल्कोहल भी मौजूद होंगे तो क्या ये यहाँ रिएक्शन करके OH को हटाकर कहानी में यहाँ पे OR, ये H या R और ये OR ला देगा या नहीं ला देगा? ला देगा। तो हेमी एसिटल एसिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड है वो इसी के एग्जाम्पल है बस में आगे। अब देखिए नेचर ने कितना अच्छा सिलेक्शन किया है। अगर मैं ग्लूकोज को लेता हूँ तो ये OH इधर हो गया, बाकी सब दुनिया सेम है। तो यहाँ तुमने OH ऐसे बना दिया। बताओ ये अल्फा डी ग्लूकोज है बीटा डी ग्लूकोज है? अल्फा, तो अल्फा डी ग्लूकोज तुमने यहाँ अल्फा डी ग्लूकोज ले लिया। दूसरा तुमने एक अल्फा डी ग्लूकोज ले लिया, यहाँ तुमने OH लगा दिया, ये OH लगा दिया, ये आपका H हो गया, ये तुम्हारा OH हो गया, और ये CH2OH हो गया। पोजीशन को दिखा दें तो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो नीचे का सिलेक्शन देखो, इस हेमी एसिटल पे इसका चौथा वाला अल्कोहल अटैक करता है, और जो चौथा वाला अल्कोहल इसके ऊपर अटैक करेगा, ये हटा और इसने अटैक किया और इनडायरेक्टली ये वाटर निकल गया। और जो वाटर निकल गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर बना उसको ध्यान से देखना। क्या इतने पार्ट में कोई चेंज है? नहीं। तो इसको तुमने पहले ही बना लिया, पहले बना लिया। तुम कर क्या रहे हो? इसी पर्टिकुलर से इसको जोड़ रहे हो, तो इसी पर्टिकुलर से जोड़ रहे हो तो यहाँ तुमने O लगा दिया और इसको इसके साथ जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, जो जैसा था इसे वैसे ही बना दिया, ऐसे ऐसे आपने बना दिया, ऐसा बन गया। तो इसका मतलब अल्फा डी ग्लूकोज दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके क्या ये डाइसैकेराइड बनाया या नहीं बनाया? बनाया। इसका नाम क्या है? माल्टोज। तो इसका मतलब यहां से हम जो बनाते हैं ये कौन सा है? माल्टोज। और तीसरा ग्लूकोज अगर फिर से रिएक्शन कर ले तो एक और ट्राइसैकेराइड, एक और रिएक्शन कर ले टेट्रासैकेराइड, एक और रिएक्शन कर ले पेंटासैकेराइड, और यही आगे बढ़ता चला जाए तो क्या बड़ा मॉलिक्यूल पॉलीमर बना या नहीं बना? बना। और वो जो पॉलीमर है, पॉलीमर कौन सा है? स्टार्च। वो कौन सा है? स्टार्च। तो इसका मतलब एक अल्फा डी ग्लूकोज दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके जो आपका ये कंपाउंड बनाया जिसका नाम क्या दिया है? माल्टोज। तो ये माल्टोज आपका डाइसैकेराइड हो गया, ये आपका मोनोसैकेराइड हो गया, और ये आपका पॉलीसैकेराइड हो गया। बन जाएगा? चलो बनाओ, लिखो। चले बनाइए। आज कितने बजे उठा? तू तो हीरो बन गया यार, बाल बोल एकदम शानदार दिख रहे हैं तेरे। लग रहा है ना हीरो। चलो बनाओ। और कार्बोहाइड्रेट आईटी के लिए, खासकर एडवांस के लिए कम इंपॉर्टेंट है ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 2007 से लेकर 2024 कितने साल हो गए? ये तो मैथमेटिक्स वाले हैं, तुरंत घटाया, 27 में 7 गया 17, 2007 भी है, कितना हो गया? 18। इस 18 साल के पेपर में 13 साल क्वेश्चन आया है। आप सोच सकते हो कार्बोहाइड्रेट कितना ज्यादा एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और कुछ बार तो लगातार मतलब हैट्रिक डबल हैट्रिक मारा है। 2007, 8, 9, 10, 11, 12 लगातार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है,
एक एक क्या 10-10 लेगा क्या? हाँ, 10 ओवर और 12-13 तो क्वेश्चन ही आते हैं, उसमें एक एक क्वेश्चन हर साल ले रहा है, तो कम थोड़ा नहीं है। 2022 का जो पेपर था उस साल 2 क्वेश्चन लिया है कार्बोहाइड्रेट ने, ठीक है, 2022 में 2 क्वेश्चन लिया है, अदरवाइज लगभग एक एक क्वेश्चन लिया है। और 18 साल में अगर 13 साल आया है तो मतलब मान के चल सकते हो अच्छा पार्ट है, मतलब तैयारी अच्छे से करनी है। चलिए समझिएगा। तो अल्फा डी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करके जो डाइसैकेराइड बनाया उसका नाम क्या है? माल्टोज। जो पॉलीसैकेराइड बनाया उसका नाम क्या है? स्टार्च। कभी परेशान करने का मन करे तो ये अल्फा डी ग्लूकोज दे दे और इसके ऊपर एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कर दे, कर सकता है ना? तो जो इसके ऊपर एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कर दे तो कितने मॉलिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन करेंगे? 5। 1 2 3 4 5। इन सब जगह पे OH हटा के OAC लगा दो। कभी ये आपका माल्टोज दे दे और माल्टोज के ऊपर कह दे एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन है, तो क्या होगा? क्या होगा? 1 2 3 4, 4 तो यहाँ है, 1 2 3 4, 4 यहाँ है। कितने एसिटिक एनहाइड्राइड यूज होंगे? 8। कभी कभी और परेशान करने का मन करे, स्ट्रक्चर बड़ा बना दे, तो हो सकता है इसी के स्टार्च का कुछ यूनिट पकड़ ले, 2-3 यूनिट पकड़ ले, इसी का 1 यूनिट 2 यूनिट एक और बना दे 3 यूनिट, और उसमें कभी एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कर ले। बस में आगे तो इसका मतलब होगा तो सारा का सारा एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन करके OH को OC में कन्वर्ट कर लेगा। तो एक एक यूनिट को पकड़ो, यूनिट ये है ना, और जब एक यूनिट ये है तो इसका मतलब इसका OAC बनने वाला है, इसका OAC बनने वाला है, इसका OAC बनने वाला है, इधर OAC बनने वाला है। तो पॉलीमर होगा तो ये भी इधर से खत्म हो चुका होगा, तो इधर से ये खत्म हो चुका होगा, इधर से ये खत्म हो चुका होगा, तो बचा कितना होगा? 1 2 और 3। तो उसी पॉलीमर में इतने यूनिट में कहीं ना कहीं रिएक्शन करा देगा। तो जब मेन में क्वेश्चन पूछना होता है तो छोटा छोटा मॉलिक्यूल, ओपन चेन ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज लेकर क्वेश्चन बना देगा। जो एडवांस में पूछना होगा तो कभी माल्टोज को ले लेगा, कभी स्टार्च को ले लेगा, कभी सेलुलोज को ले लेगा और उनको लेकर क्वेश्चन बना देगा। तो खेल बस इतना है बेटा कि जहां OH दिखाई दे उसको किसमें कन्वर्ट कर देना है? OAC में। चलिए इधर आते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से क्या बना है? माल्टोज। अब जरा बीटा को सोचते हैं। अगर मैं बीटा को सोचूं तो कहानी का किरदार समझिएगा। OH इधर हो गया, ये आपका OH, यहाँ भी आपका OH, ये आपका OH और ये CH2OH, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमने ऐसे बना दिया, यहाँ पे आपका OH 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 और यहाँ CH2OH। पोजीशन दिखा दी है 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 ये बन गया। सेम वही, एक का पहला एक का चौथा, एक का पहला एक का चौथा, यही आपस में रिएक्शन किया, वाटर निकल गया। और जो वाटर निकल गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जिसका डाइसैकेराइड बनाया, ध्यान से देखना समझना, इसका जो डाइसैकेराइड बना तो इतना स्केलेटन सेम है, ठीक है। अब इसी में OH को आप लगाते चले जाओ, तो जो OH को लगा दोगे तो कहानी कुछ ऐसी बन गई, ऐसी बन गई। बस में आगे। तो जब बीटा डी ग्लूकोज, जब बीटा डी ग्लूकोज दूसरे बीटा डी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है तो ये जो डाइसैकेराइड बनता है इसका नाम क्या है? सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज। और इससे जो पॉलीमर बनता है इसका नाम क्या है? सेलुलोज। ये तो नाम से पता चल जाता है, ये थोड़ा सा परेशान करता है। चलिए, तो जब बीटा डी ग्लूकोज से कंबाइन किया तो डाइसैकेराइड कौन सा है? सेलुबायोज। पॉलीमर कौन सा है? सेलुलोज। और जब अल्फा डी ग्लूकोज से कंबाइन किया तो डाइसैकेराइड कौन सा है? माल्टोज। पॉलीसैकेराइड कौन सा है? स्टार्च। एक बार मेन में ये पूछ लिया था कि माल्टोज के ऊपर हाइड्रोलिसिस कराएं तो कौन सा मोनोसैकेराइड बनेगा? हाँ, अल्फा डी ग्लूकोज। तो जब माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जहां से बना है वहां चला आएगा, तो बना कहां से है? अल्फा डी ग्लूकोज। ये अगर कहता है कि सेल्यूबायोज के हाइड्रोलिसिस करा दें तो ये कहां से आया है? बीटा डी ग्लूकोज। तो डिफरेंस एकदम क्लियर हो बेटा कि अल्फा अल्फा के कॉम्बिनेशन से माल्टोज बना रहे हैं और यहाँ बीटा बीटा के कॉम्बिनेशन से सेल्यूबायोज बना रहे हैं। याद रहेगा? चलो बना लो, लिख लो। बन जाएगा ना? थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे चीजें दिमाग में आ जाएंगी।
आगे बढ़े। चलिए, यही एक छोटा सा रिएक्शन है, क्या इंडिकेट करता है? भगवान है। ठीक है, कुछ चीजें अभी भी अनसर्टन है, उसमें ये कुछ चीजें हैं जो सपोर्ट करता है कि कोई ना कोई तो है। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ही अल्फा डी ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज से ही बीटा डी ग्लूकोज बना है। पोजीशन भी सेम है, एक का 1 एक का 4, एक का 1 एक का 4। उसमें लिंकेज भी सेम है, लेकिन एक से हमने क्या बनाया? माल्टोज। माल्टोज से क्या बनाया? स्टार्च। मतलब इंसान खा सकता है, पचा सकता है। लेकिन दूसरा क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज से सेल्यूलोज, और इससे क्या बना है? सेलुलोज, जो इंसान खा पचा नहीं सकता है। बस में आगे। लेकिन कुछ जानवर है इसको भी खा सकते हैं, पचा सकते हैं। मतलब इंसान को अगर भगवान ने ब्रेन दिया है तो कुछ लिमिटेशन भी दिया है कि भाई तू ये खा, ये पचा। और जिनको ब्रेन थोड़ा कम दिया है उनको बोला कि भाई तू ये भी खा, ये भी पचा, कि अगर इससे तेरा पेट नहीं भरता है, इंसान नहीं देता है, तो तू इससे भी अपनी एनर्जी ले ले। बस में आगे। जो खेत में है या जमीन के अंदर है उसको भी कहीं ना कहीं दे रखा है कि उसके अंदर रूट वगैरह है, उससे एनर्जी ले ले। जो पेड़ है, तने हैं, उससे भी कहीं ना कहीं ग्लूकोज वगैरह से सेलुलोज और स्टार्च मिल रहे हैं, उससे कोई जानवर अपना एनर्जी ले लें। तो हर चीज के लिए कहीं ना कहीं पूरा बंदोबस्त कर रखा है। तो कहानी का एकदम किरदार क्लियर होना चाहिए कि अल्फा डी ग्लूकोज से क्या बनता है? माल्टोज। माल्टोज से क्या बनता है? स्टार्च। बीटा डी ग्लूकोज से क्या बनता है? सेलुलोज। से क्या बनता है? सेलुलोज। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि 2017 से 2007 से लेकर 2024 कितने साल हो गए? 18। इस 18 साल में अगर 13 साल आईटी ने क्वेश्चन पूछा है तो क्यों पूछा है? छोटा सा पार्ट है, 2 दिन में बायोमोलिक्यूल खत्म हो जाता है। बस में आगे। तो क्यों पूछा है? इसलिए पूछा है कि आईटी को इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों बनाया है? रिसर्च के लिए। इसलिए थोड़ी बनाया है कि पहले बच्चा आईटी की तैयारी करे, फिर आईटी में पढ़े और फिर आके फिर से तैयारी करवाने लगे। ऐसा तो है नहीं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है कि इंडिया में अच्छा से अच्छा रिसर्च हो। तो क्या ये रिसर्च का टॉपिक आपको दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है कि किसी भी तरीके से इस लिंकेज को इस लिंकेज में कन्वर्ट कर दें, किसी भी तरीके से बीटा लिंकेज को अल्फा लिंकेज में कन्वर्ट कर दें, तो सोचो कि हमारी बहुत सारी भुखमरी या खाने पीने की दिक्कतें खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो आईटी इसी बात में लगी हुई है बेटा। ये आईटी नहीं, वर्ल्ड में जितनी भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं या रिसर्च होते हैं सब लगे हुए हैं। बस में आगे कि किसी भी तरीके से इस लिंकेज को इस लिंकेज में कन्वर्ट कर दें, और एक बार इधर से इधर चले गए तो बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। अभी नहीं बना है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि आगे बन नहीं सकता है। बस में आगे। क्योंकि साइंस का डेवलपमेंट ही कब से चालू हुआ है? जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया कब बना था? 1828। और जी किस साल रहे हैं? 2024। तो इसका तो 200 साल की भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लाइफ नहीं है। देख रहे हो ना? तो सोच सकते हो कि इसके पहले लोग नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? कुछ कोचिंग वाले कहानियां सुना लेते हैं कि भाई साहब एक्सपेरिमेंटली निकल गया था, लकीली निकल गया था। ठीक है, मतलब लोगों ने सोचा नहीं था, बन गया था। अभी इतने सालों से लोगों ने सोचा नहीं था, अरबों खरबों साल से इंसान आ रहा है और सोचा नहीं था। टेक्नोलॉजी नहीं थी। बस में आगे। टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस लेवल तक हम चीज़ों को डेवलप नहीं कर पा रहे थे, टेम्परेचर प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, तो नहीं बन पा रहा था। लेकिन जैसे रिसर्च हुआ, हमने टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल पा लिया, चीज़ें बननी चालू हो गई। बस में आगे। तो ये सब कहानियां बड़ी बड़ी कोचिंग सुनाती है कि अचानक बन गया। ठीक है, मतलब किसने भगवान थोड़ी नहीं आए कि भाई आओ मुझसे कहो कि मैं नहीं हूँ, तुम बना लो। बस में आगे। समय के साथ टेक्नोलॉजी बनी, चीज़ें कंट्रोल हुई, चीज़ें बन गई। फ्यूचर में बच्चों का दिमाग और ब्रेन बढ़ता चला जा रहा है, चीज़ों का कंट्रोल होता चला जा रहा है, चीज़ें बनती चली जा रही है, तो हो सकता है फ्यूचर बन जाए। अभी नहीं बना, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि फ्यूचर बन नहीं सकता है। तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कोई होगा जो इस पर्टिकुलर के इधर कन्वर्ट कर देगा और चीजें बन जाएंगी। बस में आगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको जानना है कि अल्फा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? बोलो भाई। माल्टोज। अब माल्टोज से क्या बनता है? शुगर है यार, मीठा है ना, तो अच्छा फीलिंग अच्छी देता है। ठीक है, कभी कभी तो देखने वाले को बोलते हैं यार बड़ा स्वीट है। ठीक है, खाते थोड़ी नहीं उसको। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। तो कहने का मतलब अल्फा डी ग्लूकोज से क्या बनाया? माल्टोज। माल्टोज से क्या बनाया? स्टार्च। बीटा डी ग्लूकोज से क्या बनाया? सेलुलोज। इससे क्या बना? सेलुलोज। समझिएगा, इंसानों को खाना मिल गया, जानवरों को भी खाना मिल गया ना। लेकिन दिक्कत क्या है? जो संसार में आया अभी जस्ट पैदा हुआ है, बस में आज आवाज आ रही है कि हाँ ठीक है, छोटा बच्चा है, उसे भी तो एनर्जी चाहिए। अगर उसे एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? उसका दांत तो है नहीं कि आम खा लेगा। बस में आगे दांत है नहीं कि लकड़ी भी चूस लेगा, गन्ने को चूस के और जूस पी लिया। तो दांत वगैरह है नहीं, तो उसकी एनर्जी कहाँ से आएगी? वो चाहिए नहीं चाहिए, तो कहाँ से आएगी?
मदर मिल्क, दूध से। तो दूध में जो एनर्जी है वो कहां से है समझिए। जो ग्लूकोज का एक आपका इपिमर था गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज में पोजीशन क्या है समझिएगा। ये आपका नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, और ये आपका नंबर कौन सा हो गया 6। फोर्थ वाले का OH को बदलना है। बस में आगे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4। बस इधर की जगह अब कैसे कर देना है, इधर कर देना है। बस में आगे, तो जब ये OH ऊपर है तो अल्फा वाला फॉर्म है, बीटा वाला फॉर्म है, बीटा, तो ये हो जाता है बीटा डी गैलेक्टोज। ये कौन सा है, बीटा डी गैलेक्टोज। और जब बीटा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है, बीटा डी गैलेक्टोज ये किसके साथ रिएक्शन करता है, बीटा डी ग्लूकोज के साथ। बस में आगे पोजीशन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। इधर एक का 1 एक का 4, यहीं से वाटर निकला। और जब वाटर निकला और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपने डाइसैकेराइड बनाया, वो डाइसैकेराइड कैसे बनाया, वो डाइसैकेराइड ऐसे बनाया। ये तो किया, जिनमें चेंज नहीं था उसे तुमने पहले बना लिया, इनमें चेंज नहीं था इसको तुमने पहले बना दिया, बस इस OH को इधर कर दिया है और ये तुमने ऐसे बना दिया। तो जब बीटा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज इनके साथ रिएक्शन करता है तो ये जो कंपाउंड बनता है ये कौन सा है, लैक्टोज, जो मिल्क शुगर है, लैक्टोज। तो सोचिए भगवान है या कोई ना कोई है जिसने संसार बनाया कि जो इस संसार में बच्चा आ रहा है उसे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो एनर्जी कहां से आएगी, बस में आ गई। तो वो एनर्जी कहां से आएगी, इस लैक्टोज से आएगी। तो लैक्टोज में भी इनडायरेक्टली है क्या, ग्लूकोज ही तो है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में कंबाइन करके उसने क्या बना लिया है, लैक्टोज, याद रहेगा। तो दूसरा डाइसैकेराइड कौन सा निकला है, लैक्टोज। कितने हो गए, 3। पहला कौन सा है, माल्टोज, उसका पॉलीमर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, सेलुलोज, उसका पॉलीमर। तीसरा कौन सा है, लैक्टोज, इसका पॉलीमर नहीं है। ठीक है, चलो बनाओ देखो। आगे बढ़े। अल्फा डिग्लूकोज, अल्फा डिग्लूकोज से कंबाइन किया, क्या बना, माल्टोज। बीटा डिग्लूकोज बीटा डिग्लूकोज से कंबाइन किया, क्या बना, बीटा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज से कंबाइन किया, क्या बना। इसके ऊपर एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करते हैं, कितने मॉलिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड यूज होंगे, कितने OH हैं, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जहां जहां OH है उसको OH से बना दो, बस में आगे। तो बड़ा सा मॉलिक्यूल देखकर डराने की कोशिश करें, डरिएगा नहीं, बस OH को OAC में कन्वर्ट करना है, बन जाएगा। चलिए, कितने लोगों ने ग्लूकोज खाया है, पिया है नहीं, खाया है, ग्लूकॉन डी खाता, खाया है, हाथ में लिया है, जीभ से चटा है, इसे खाता कहते हैं, और पानी में घोल के पीना कहते हैं। तो खाया कितने लोगों ने है, और ना खाए हो तो जीवन में खा लो। ठीक है, अच्छा लगता है। चलिए, तो ग्लूकोज जब खाओगे तो उसको टेस्ट करोगे तो कम मीठा दिखेगा, लेकिन शहद है और शहद को खाओगे तो आपको ज्यादा मीठा दिखेगा। बस में आगे, इंसान को पसंद क्या है, मीठा। ठीक है, अब बीमारियां हो गई हैं कि लोगों ने बदमाशी चालू कर दी, इम्यूनिटी खराब हो गई, बीमारियां आ गई। लेकिन पहले क्या था, लोग 1-1 किलो घी पी जाते थे, उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। डायबिटीज तो अभी 10 साल 20 साल पहले की बीमारियां चालू हुई हैं उतने। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड सोचो, 1828 के पहले भी तो लोग होंगे, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड था ही नहीं, बस में आगे। और था ही नहीं, क्या ना बोले, मतलब बन नहीं पाया था, लोगों ने बनाया नहीं था, होगा ऐसा नहीं कि नहीं था, लोगों ने आर्टिफिशियली नहीं बनाया था, जो भी नेचर ने दिया था वो था। और जो नेचर ने दिया था वो था तो बीमारियां भी नहीं थी, बस में आगे। लेकिन नेचर के साथ हमने खिलवाड़ किया और उसने कहीं ना कहीं बीमारियों को जन्म दिया। और लोगों ने पैसे को लेकर इतना ज्यादा एग्रेशन दिखा दिया है कि पैसा ही सब कुछ होता है।
इसके चक्कर में मिलावट का फैक्टर बढ़ गया है। लोगों के कैरियर के लिए या यूं कहें कि हेल्थ के लिए कोई दिमाग नहीं लगाता है, सब पैसे भी दिमाग लगाते हैं। इसके चक्कर में हेल्थ जो चीजें हैं और ज्यादा गिर चुका है। कल मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, मुझे लगा इसमें भी हो सकता है क्या, आलू भी नकली आने लगा है। मतलब अभी तक तो चावल सुना था, अंडा सुना था, समझ में आया था, अब कल पढ़ रहा था मैं आलू भी नकली आने लगा है। तो आलू भी नकली आने लगा, सोचो कितना खतरनाक बात है। चलिए एनी हाउ, तो आपकी जनरेशन आगे बढ़ेगी तो पता नहीं क्या क्या नकली आएगा। ठीक है, आजकल वैसा ही मेटावार में शरीर ही नकली हो गया है। चलिए आते हैं, तो यहाँ की कहानी में बीटा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन करके क्या बनाया है, लैक्टोज। हमने शुगर वाली बात, ग्लूकोज वाली बात और आपका शहद वाली बात क्यों की है कि शहद जो होता है बेटा वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसको बोलते हैं ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब उसके अंदर फ्रक्टोज वाला पार्ट होता है और फ्रक्टोज का मिठास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्लूकोज। तो इंसानों ने जब देखा कि यार फ्रक्टोज में मिठास ज्यादा है, ग्लूकोज में मिठास कम है, तो कुछ ऐसा बनाया जाए जो ग्लूकोज फ्रक्टोज को मिला के बनाया जाए जिससे कि हमें मिठास ज्यादा मिले। तो हमें मिठास ज्यादा मिले तो उन्होंने शुगरकेन को पकड़ा और शुगरकेन को पकड़ते हुए ग्लूकोज फ्रक्टोज को मिलाया और क्या बनाया, सुक्रोज। बस में आगे, और जब सुक्रोज बनाया तो कैसे बनाया, ध्यान से देखना समझना। इन्होंने कहानी में एक लिया, यहाँ पे यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, ये OH और ये CH2OH। ये अल्फा है बीटा है, OH नीचे, नीचे देखते ही अल्फा, एनोमेरिक कार्बन OH नीचे मतलब अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। और दूसरा क्या है, दूसरा इन्होंने लिया फ्रक्टोज, ध्यान से देखना, एनोमेरिक कार्बन पे OH यहाँ पे है ऊपर और ये हो गया CH2OH। ठीक है, नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और ये हो गया CH2OH नंबर 6। बताओ फ्रक्टोज में OH ऊपर था या नीचे था, देख लो पेपर पे, ऊपर है नीचे, नीचे। यहाँ क्या था, ऊपर। तो ये हो गया ऊपर, ये हो गया, ऐसे तुमने बना लिया, ऐसा बना लिया। सोचिए इस पर्टिकुलर का इसके साथ रिएक्शन करना है और इस पर्टिकुलर के इसके साथ रिएक्शन करना है और इसी वाटर को निकाल देना है। तो एक अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज, ये आपस में रिएक्शन किया और वाटर निकला, वाटर निकला। तो जो कंपाउंड बना वो कैसे बना, जिसमें चेंज ना हो उसे तो पहले बनाने की आदत डालिए। तो इसमें तो कोई चेंज है नहीं, तो ये पहले ही बन गया। अब तुमने इसको इसके साथ मिलाया है तो बीच में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन लगा दिया है और यहाँ CH2OH ऐसा बन गया है और इसमें ऑक्सीजन लगाते हुए तुमने ये बना दिया। यहाँ का OH इधर हो गया, यहाँ का OH इधर हो गया और ये आपका H और ये CH2OH ये आपका इधर हो गया, ये बन गया। इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, ऐसा बना दिया। तो जो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज के साथ कंबाइन करता है और ये जो डाइसैकेराइड बनाता है इसका नाम क्या है, सुक्रोज, सुक्रोज। तो ये दिमाग में रखना है कि अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज के साथ कंबाइन करके जो डाइसैकेराइड बनाया उसका नाम क्या है, सुक्रोज। तो कुछ नाम जो क्लियर होना चाहिए कि अल्फा डी ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, माल्टोज। बीटा डी ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके सेलुलोज। ठीक है, और बीटा डी फ्रक्टोज बीटा डी ग्लूकोज ये गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज के साथ कॉम्बिनेशन से लैक्टोज। और यहाँ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ये कौन सा है, अल्फा डी ग्लूकोज और ये कौन सा है, बीटा डी फ्रक्टोज। इनके कॉम्बिनेशन से कौन सा बनता है, सुक्रोज। इसका पॉलीमर नहीं है, बस में आगे, इसका पॉलीमर नहीं है, इसका भी पॉलीमर नहीं है। चल बनाओ, देखो क्या बेटा, ज्यादा मीठा हो जाएगा। नहीं, उसका पॉलीमर नहीं बनता है, वो तुम्हारे काम का नहीं है। ठीक है, तो नेचर ने तुमको जो दिया है वो ग्लूकोज दिया है। तो ग्लूकोज का अगर ध्यान से देखो, बीटा डी ग्लूकोज का ना, तो सारे एक दूसरे के ट्रांस हैं और जो पोजीशन भी जब 1,4 कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कि रिपल्सन भी सबसे कम है। बस में आगे, तो नेचर का सिलेक्शन है कि रिपल्सन भी सबसे कम हो और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मिले, तो वो ग्लूकोज में दिखता है। ठीक है, और इसमें देखो फ्रक्टोज तो 5 में मर्डरिंग है, जबकि नीचे वाला रिएक्शन कर ले 6 में मर्डरिंग, तो 6 की ज्यादा स्टेबिलिटी होनी चाहिए 5 की, तो इसलिए नॉर्मली इसको अवॉइड कर लेता है। ठीक है, और इसमें भी देखो इधर ये दोनों OH या OR एक तरफ है, तो इनडायरेक्टली रिपल्सन बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है,
तो नेचर का सिलेक्शन बहुत सेलेक्टिव है कि जहां से स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मिले, रिपल्सन कम हो, उसको लेकर आगे बढ़े। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ वही मुझे लग रहा था, ये ओएच मेरे ख्याल से यहाँ होगा, यहाँ है ना। तुम लोग की बात मान लिया मैंने, वही मुझे मानना नहीं चाहिए था, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, वो गलती करवाएगा उसका बड़ा खुश होता है मन से, अच्छा गलती तो करवाया। चलिए तो यहाँ होगा ओ एच ये एच, यहाँ ओ एच ये एच। चल बनाओ भाई, मुझे तो कुछ कुछ लग तो रहा था, बनाओ। अच्छा बैठ के पढ़ रहे हैं, पेमेंट आ गया, इसका पेमेंट आ गया, 10,000 आया मेरे अकाउंट में, ये देखो। अच्छा उसको बोले ना आज तुमने मालूम नहीं तुम यार मैं तो कल कर ठीक, कल कैसे पढ़ाओगे? चलो पढ़ा देंगे थोड़ा, तब यहीं बैठ कर पढ़ो बेटा, ठीक है, मैम कल से ले लेंगे क्लास तुम्हारी, ठीक है। हो रहा है आगे बढ़े। चलिए फिर से दिमाग बैठाइए, अल्फा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से क्या बनाया है? माल्टोज पॉलीमर स्टार्च। बीटा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से पॉलीमर, बीटा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से लैक्टोज। बस में आगे इस तरह आपका अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से, याद रहेगा। चलिए समझिएगा, एनालाइज करिएगा कुछ टर्म्स। एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर जो अल्कोहल ने रिएक्शन किया है तो क्या बनाया है? हेमी एसिटल। हेमी एसिटल पे फिर से अल्कोहल ने रिएक्शन किया है, क्या बनाया है? एसिटल। और इनडायरेक्टली ईथर लिंकेज, ये तो है COC, इधर भी क्या है? COC, और एक ही कार्बन 2 OR, इसको क्या बोलते हैं? एसिटल। कि जो एसिटल लिंकेज होता है, इसी एसिटल लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है या ग्लाइकोसाइड्स है। बस में आगे, तो अगर यही पर्टिकुलर इसमें देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर है अल्फा, ये जो पर्टिकुलर है, जो नाम देने वाले हो, ये क्या बोलने वाले हो? अल्फा। पोजीशन कहाँ कहाँ है? ए की पोजीशन है 1 और ए की पोजीशन है 4, तो अल्फा 1 4, और कौन सा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बस में आगे, तो इसको जो नाम दोगे वो बोलोगे अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइड्स, ऐसा बना दिया। इस तरह यहाँ जो, तो ये जो पर्टिकुलर था वो कौन सा था? अल्फा या बीटा? बीटा। तो यहाँ भी जो नाम आया, ये जो नाम आया, ये कौन सा आया? बीटा। बीटा पोजीशन कौन सा है? 1 4 1 4, तो बीटा 1 4 क्या बोलना है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो कभी कभी ये पूछ सकता है कि अल्फा डी ग्लाइकोसाइड्स किसमें होता है और बीटा डी ग्लाइकोसाइड्स किसमें होता है। तो अल्फा डी ग्लाइकोसाइड किसमें है? माल्टोज। बस में पॉलीमर किसमें है? स्टार्च। बीटा डी, ये बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसमें है? पॉलीमर किसमें है? सेलुलोज। बना लोगे? चलो बनाओ, देखो। तो डेफिनेशन क्या निकलेगा? एसिटल लिंकेज इन सुगर्स आर कॉल्ड एज, क्या बोलना है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आया? चलिए डेफिनेशन लिख लो। वो अल्फा बीटा दोनों दिखाओगे। चले एनालाइज करो, हाँ देखो एनालाइज करो। जैसे मान लो इसमें दिखाना हो, इसके लिए क्या इंडिकेट करोगे? ये अल्फा है, बीटा है? बीटा, तो नाम क्या हो गया? बीटा। पोजीशन कौन सा है? 1 4 1 4, क्या बोलना है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बोलना है। अब सोचो यहाँ पे तुमने कॉम्बिनेशन किया है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये कौन सा है? अल्फा है बीटा?
अल्फा। तो यहाँ की कहानी अल्फा की है और ये जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है, बीटा। तो इसको लेना है अल्फा, इसको लेना है बीटा, तो क्या बोलोगे, अल्फा बीटा और उसके बाद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बस में आगे पोजीशन इंडिकेट करना चाहो तो एक की पोजीशन कौन सी है, 1 और एक की पोजीशन कौन सी है, 2। देख रहा ना, एक की पोजीशन कौन सी है, 1 और एक की पोजीशन कौन सी है, 2। बन जाएगा, चल लिख लो, बना लो। हाँ अल्फा बीटा 1 2, ये कभी कभी ऐसा दिखा देगा कंफ्यूजन बचने के लिए 1 अल्फा 2 बीटा, बस में आगे जिससे कंफ्यूजन एकदम गायब हो जाए। ठीक है, चले बनाइए। आगे बढ़े, चलिए डेफिनेशन लिख लो, ये काम आएगा। एसिटल लिंकेज इन सुगर्स आर कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइड्स। एसिटल लिंकेज इन सुगर्स आर कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइड्स। एसिटल लिंकेज इन सुगर्स आर कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइड्स और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, याद रहेगा। तो एसिटल लिंकेज को जो नाम दिया है वो नाम क्या दिया है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यही तो है ना। चलिए अब एनालाइज करिए, सोचिएगा। हेडिंग डाली जैसे यही, अगर मान लो एनसीईआरटी के हिसाब से थोड़ा बहुत पुराना देखना चाहें तो ये अल्फा डी ग्लूकोज से क्या बना दिया है, माल्टोज। इस तरह यहां से देखो बीटा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज, इससे क्या बना दिया है, लैक्टोज। ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, इससे क्या बना दिया है, सुक्रोज। तो एनसीईआरटी में नॉर्मली ऐसे लिख दिया है, लेकिन कंपटीशन में आपका इस तरीके से कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बस में आगे चलिए एनालाइज करते हैं। तो यहाँ की कॉरस्पॉन्डिंग आपने मोनोसेकेराइड देख लिया, यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग डाइसेकेराइड देख लिया, यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग पॉलीसेकेराइड देख लिया। बस में आगे जो स्टार्च आपने देखा है उस स्टार्च के अंदर दो कंपोनेंट होता है, एक जिसको बोलते हैं एमाइलोज और एक जो बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। क्या बोलता है, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज लगभग 15%, 10 से 15% के आसपास पाया जाता है और ये जो आपका एमाइलोपेक्टिन है ये लगभग बचा हुआ आपका 80 से 85%, ये लगभग ये 15 से ये कितना बचा 90, 85 से 90% ये लगभग ये पाया जाता है। बस में आगे इसमें देखो तो क्या कोई ब्रांचिंग है, नहीं, लेकिन इसमें देखो क्या ब्रांचिंग है, हाँ। तो ब्रांचिंग किस पोजीशन पे है, एक का 1 है और दूसरे का कौन सा है, 6 है। तो 1 6 के ब्रांचिंग के कोरस्पॉन्डिंग क्या बनता है, एमाइलोपेक्टिन। और यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, अनब्रांचिंग है, तो ये आपका एमाइलोज। जो सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज में कोई ब्रांचिंग नहीं है, आपका बीटा लिंकेज जुड़ता चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो एक पॉइंट जो एडिशनली आपको याद रखना है कि स्टार्च के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक एमाइलोज और दूसरा एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो वाटर सॉल्युबल होता है और एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है, याद रहेगा। चलो पॉइंट ग्रुप में लिखो, स्टार्च हैज टू कंपोनेंट्स। स्टार्च हैज टू कंपोनेंट्स। पहला एमाइलोज विच इज water soluble and unbranched, which is water soluble and unbranched, while another amylopectin, which is water insoluble and have branch in 1 and 6 position by connecting 1 and 6 position। मतलब कभी कभी हो सकता है एडवांस में ये भी पूछ ले कि आखिर जो ब्रांचिंग हो रही है किस पोजीशन के कॉम्बिनेशंस हो रही है, तो कौन सी कॉम्बिनेशन बोलनी है, 1 6। बस में आगे चलिए, बस यही याद रखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इंपॉर्टेंट पार्ट, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। चलिए देखिए इससे भी क्वेश्चन पास्ट में आए हैं। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, जो हेमी एसिटल जो ग्रुप है वो अगर एसिटल में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर, और जो कन्वर्ट ना हो उसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो टॉलरेंस के साथ रिएक्शन दे दे, जो फैलिंग के साथ रिएक्शन दे दे, जिसका रिडक्शन हो जाए,
सॉरी ऑक्सीडेशन हो जाए, ठीक है, जो टॉलरेंस के साथ रिएक्शन दे दे, जो फैलिंग के साथ रिएक्शन दे दे, इनडायरेक्टली जिसका ऑक्सीडेशन हो जाए उसको क्या बोलना है, रिड्यूसिंग शुगर। और जिसका ऑक्सीडेशन ना हो उसका क्या बोलना है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो पहचानोगे कैसे, तो पहचानने का तरीका है कि ऐसा कोई शुगर जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड है या फ्री कीटोन्स है। कीटोन्स वाला कौन सा हो गया, कीटोस शुगर। एल्डिहाइड वाला कौन सा हो गया, एल्डोस शुगर। मतलब इनडायरेक्टली जितने भी मोनोसेकेराइड हैं, जितने भी मोनोसेकेराइड हैं उनका डेफिनेशन क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। मतलब या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। बस में आगे ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। बस में आगे जब कहानी में आपका हेमी एसिटल आएगा, जब कहानी में क्या आएगा, हेमी एसिटल आएगा, बस में आगे या हेमी कीटल आएगा, तो ये भी कहानी कौन सी है, रिड्यूसिंग शुगर। मतलब आपको पहचानना कैसा है, फ्री एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या हेमी एसिटल हो, हेमी कीटल हो, तो ये कहानी में इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जो ऑक्सीडेशन हो जाता है इनको बोलना है रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन जिसकी कहानी में कीटल है या आपका एसिटल है, यहाँ OR है, यहाँ OR है, यहाँ आपका H या R है, बस में आगे कीटल लिंकेज है या एसिटल लिंकेज है, इन पर्टिकुलर को बोलना है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बस में आगे जो फ्री एल्डिहाइड रखता है या फ्री कीटोन रखता है, ये हेमी एसिटल हेमी कीटल रखता है, इनको क्या बोलना है, रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ से अल्कोहल निकल जाते हैं, फिर से एल्डिहाइड कीटोन बना लेता है। लेकिन यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है इसलिए अल्कोहल निकलता है, यहाँ कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, कोई अल्कोहल नहीं निकलता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एल्डिहाइड बना के रिएक्शन कर लेता है। तो अगर जिसमें फ्री एल्डिहाइड है, कीटोन है, हेमी एसिटल है, हेमी कीटल है, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन जिसके अंदर केवल और केवल एसिटल लिंकेज है या कीटल लिंकेज है, वो सारे के सारे क्या हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बस में आगे डेफिनेशन बोर्ड वाली क्या हो गई कि जो टॉलरेंस के साथ रिएक्शन कर ले, जो फैलिंग के साथ रिएक्शन कर ले, वो सारे के सारे कौन से हैं, रिड्यूसिंग शुगर है। याद रहेगा, चलो पॉइंट के रूप में लिखो, दो शुगर्स which can react with tolerance reagent, those sugars which can react with tolerance reagent or Fehling solution, they are considered as reducing sugar. They are considered as reducing sugar. अब पहचानने का तरीका, एल्डिहाइड, कीटोन या हेमी एसिटल हेमी कीटल ये कौन सा है, रिड्यूसिंग है। लेकिन अगर कहानी में एसिटल है या कीटल है, ये कौन सा है, नॉन रिड्यूसिंग है। चलो बनाओ, लिखो, इसी से आपके क्वेश्चंस लगेंगे। और अच्छी बुरी बात यह है, ये आपसे पूछा गया है, तैयार रहिएगा। सोच के बताइए, ग्लूकोज CH2OH OH OH H OH H OH H H, ये बन गया डी ग्लूकोज। ये कौन सा है, डी ग्लूकोज। ये डी वाला क्या इंडिकेट करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यही है, नहीं है, वो डी ये वाला डी होता है। बस में आगे ये डी क्या होता है, लास्ट काइरल कार्बन पे OH राइट में है, इसको क्या बोलते हैं, डी। बस में आगे तो डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज कौन सा होगा, फंस गए, पूरे का मिरर इमेज, ठीक है, तुम्हारा मिरर इमेज तुम हो गए, पैर तुम्हारा सर किसी और का, वो मिरर इमेज नहीं होता है। बस में आगे तो डी ग्लूकोज का मिरर इमेज एल ग्लूकोज, तो पूरी का मिरर इमेज लेना है। अगर आपने केवल इसको बदल दिया, इसको छोड़ दिया, तो जो 8 और थे उनका एल बन जाएगा। बस में आगे टोटल 16 थे ना, तो 16 में 8 डी है, 8 एल है, तो उनके 8 में कोई ना कोई बन जाएगा। बस में आगे तो पूरे का मिरर इमेज लेना है। ये भी आईटी ने पास्ट में पूछा है कि डी ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताओ, तो एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताओ, इसको तो केवल लास्ट कार्बन में डिफरेंस नहीं करना है, पूरे का मिरर इमेज लेना है। और यही छोटी सी कहानी एक बार नहीं 3 बार घुमा घुमा कर पूछा है। जो 13 क्वेश्चन मैंने बोले हैं ना, उन 13 में 3 बार घुमा घुमा कर अलग अलग तरीके से पूछा है। वो कैसे पूछा है देखेंगे, चलिए एनालाइज करिएगा। तो जो कहानी में केवल एल्डिहाइड है, जो कहानी में केवल कीटोन है, कहानी के अंदर हेमी एसिटल है, हेमी कीटल है, इनको क्या बोलना है, रिड्यूसिंग शुगर है। कहानी में हेमी ये एसिटल है या कीटल है, इनको क्या बोलना है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग, ये कैसा है, रिड्यूसिंग शुगर।
बस में आगे जितने भी मोनोसेकेराइड हैं, जितने भी मोनोसेकेराइड है, एल्डोहल का कोई भी ले लो, ठीक है, एल्डोस शुगर का कोई भी ले लो, बस में आगे जिसमें एल्डिहाइड था सब रिड्यूसिंग है या नहीं है, कीटोस शुगर का कोई भी ले लो, जैसे फ्रक्टोज ले लो, सोचो ये हमने ले लिया CH2OH, यहाँ ले लिया CO 1 2 3 4, यहाँ हो गया CH2OH, यहाँ OH, ये OH, ये H, ये OH, ये H, ये H, ये आपका ये OH और ये H और ये H, ऐसा बन गया। ये रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग देख लो, ऑल देखो ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। बस में आगे अब बच्चा फंसता है, जैसे सोन जैसा बच्चा फंसता है कि सर कीटोन था और कह रहे हो रिड्यूसिंग शुगर है, चेहरा बोल रहा है ये तो है कुछ, अच्छा कुछ गलत बना दिया, अच्छा ये दिख रहा था, मुझे लगा कुछ कीटोन दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ दिख रहा था यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो है इसके दिमाग में। चलिए हाँ एक कार्बन बढ़ा दिया था मैंने। चलिए फ्रक्टोज को देखते हैं, तो फ्रक्टोज में CH2OH है, यहाँ आपका CO है 1 2 3 और यहाँ आपका CH2OH, ये आपका OH, ये आपका OH, ये H, ये OH, H और ये H, ये कौन सा हो गया डी फ्रक्टोज, बताइएगा ये डी फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग। लेकिन बच्चा तो बच्चा है और अच्छा बच्चा है, IT की तैयारी कर रहा है, कह रहा है सर कीटोन है, कीटोन कब से टॉलरेंस रीएजेंट के साथ रिएक्शन देने लगा। बस में आगे एल्डिहाइड तो समझ में आता है कि एल्डिहाइड में कार्बन हाइड्रोजन है, वीक होता है, बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है, एसिड बन जाता है, लेकिन आपने शुरू में जो पढ़ाया था उसमें तो कहीं कीटोन बताया नहीं था, तो ये कहां से आया, ठीक है, शुरू में हमने ऑक्सीडेशन पढ़ाया होगा तो स्पेशली लिखवाया होगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, याद आया, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है या नहीं है, तो क्वेश्चन आया कि कहां से, दिखाओ भी तो मुझे एल्डिहाइड बना के, तब मैं मानूंगा, अदरवाइज क्यों मानूं। बस में आगे तो क्यों मानूं, तो थोड़ा देखा जाए कि कैसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो इसी CHO को क्या मैं मतलब CH2OH ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत, सोचिए कीटोन है बगल वाले कार्बन में OH है, क्या इसके ऊपर और कीटोन है बगल वाले कार्बन में H भी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मल्टीपल बॉन्डेड, अल्फा के पास कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन, कुछ कहानी सोचो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मल्टीपल बॉन्डेड, अल्फा पे कार्बन अल्फा पे हाइड्रोजन, कौन सा कॉन्सेप्ट है टॉटमरेज। तो अगर इसका टॉटमराइजेशन करा दें तो जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो कैसे बनाएगा, C यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ हो गया OH, ऐसा बन गया, और नीचे की कहानी सेम कर दो, और नीचे की कहानी सेम कर दिया तो यहाँ हो गया CH2OH, यहाँ आपका OH, ये आपका OH, ये H, ये आपका OH, H और ये H, ऐसा बन गया नहीं बन गया। अगेन अगर ये यहां से यहां पहुंच गया तो ये बना लेगा, लेकिन अगर ये यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया तो क्या एल्डिहाइड बन गया नहीं बन गया, बन गया। लेकिन पहुंचने में भी IT एडवांस एक अच्छा क्वेश्चन बना सकता है, जो पता नहीं कि अभी तक बनाया नहीं, लेकिन इसी साल अगले साल कभी ना कभी तो वो बना ही लेगा, समझिए। यहां से H यहां आया तो CH और ये हो गया OH और 1 2 3 4, ठीक है, 3 बार बार मैं 4 बना दे रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका CH2OH, ये हो गया OH, ये OH, ये H, ये आपका OH, ये H और ये H, ऐसा बना ये नहीं बना, बना। जब ये H यहाँ से इधर आएगा तो एक बार OH इधर, एक बार OH इधर भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री इंडिकेट नहीं किया है। लेकिन अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री इंडिकेट कर दूं तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक होगा 1 2 3 4, नीचे वाले में तो कोई अंतर है नहीं, तो OH OH H, इतना पार्ट क्या था, कॉमन था। यहाँ CH2OH, ये OH, ये OH, ये H, इतना पार्ट क्या है, कॉमन है। एक बार क्या बोल रहा हूं, एक बार मैं OH को इधर कर रहा हूं, H को इधर कर रहा हूं, एक बार OH को इधर कर रहा हूं, H को इधर कर रहा हूं, और ये आपका CHO है या नहीं है, सोचिएगा। जब फ्रक्टोज का टॉटमराइजेशन करा के ये बनाया तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज, ये कौन सा है, डी ग्लूकोज, और ये कौन सा है, डी मैनोज। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो बहुत दिनों से पेंडिंग है कि सुक्रोज को बेसिक मीडियम में डालने से क्या बनता है। तो सुक्रोज को बेसिक मीडियम में डालने से, सॉरी फ्रक्टोज को बेसिक मीडियम में डालने से फ्रक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज तीनों रहते हैं। बस में आगे जब बेसिक मीडियम डालोगे तो टॉटमराइजेशन हो जाएगा, और टॉटमराइजेशन होने से फ्रक्टोज खुद तो है ही, लेकिन साथ की कहानी में ग्लूकोज भी है और मैनोज भी है। और जो कहानी के अंदर ग्लूकोज मैनोज है इनडायरेक्टली एल्डिहाइड है,
और जो एल्डिहाइड है तो क्या फेलिंग के द्वारा रिएक्शन करेगा नहीं करेगा? करेगा। बस में आगे तो क्या हम ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को टॉलरेंस रिएजेंट के द्वारा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? वे पिटोगे तुम लोग, नहीं कर सकते हैं। इसमें कन्वर्ट कर दिया ना, तो इसका भी रिएक्शन हो रहा है, इसका भी रिएक्शन हो रहा है, तो कहां से डिस्टिंग्विश करोगे? बस में आगे कहां से डिस्टिंग्विश करोगे? कहां से करोगे क्वेश्चन है कहां से करोगे, किस रीजन से डिस्टिंग्विश करोगे? एक का रिएक्शन होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए। ब्रोमीन वाटर, जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो ये रिएक्शन करके एसिड बनाएगा, लेकिन ये रिएक्शन करके एसिड नहीं बनाएगा। बस में आगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो तरीका क्या है? ब्रोमीन वाटर। क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लूकोज को फ्रक्टोज को टॉलरेंस के द्वारा डिस्टिंग्विश कर पाओगे नहीं, फेलिंग के द्वारा कर पाओगे कि नहीं? तो क्या कहना है? नहीं कर पाओगे। बस में आगे चलो पॉइंट के रूप में लिख लो। ग्लूकोज, पहले इसको बना ही लो फिर लिखवा देते हैं। इसको नाम देना चाहो तो क्या नाम देना चाहोगे? टोटल इसमें कॉन्सेप्ट है इन डाइऑल, है ना, इन डाइऑल दे सकते नहीं? दे सकते हो? चलो लिखो, बनाओ। जाती हूं मैं बेटा 10:15 बोली थी, 5 मिनट पहले ही भागना चाहती है चल जा फिजिक्स की मोह माया जा नहीं रही है ना ये ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, एडवांस के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है? ये तुमसे पूछ सकता है। उसको खोल देना, पूरा बंद मत करो, कोई आएगा तो पता चलेगा। बस कर लेगा जी। हाफ टी शर्ट, फिर स्वेटर, फिर जैकेट, अंदर ही फुल शर्ट पहन लेता ये तो ठंड लगे तो अच्छे से लगे, और ना लगे तो ना लगे, है ना जी? ये बोल आगे बढ़े। चल लिखिए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश बाई टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। Glucose and fructose cannot be distinguished by Tollens reagent and Fehling solution. They can be distinguished with the help of bromine water. They can be distinguished with the help of bromine water. चलिए अब अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमने बोला कि जितने भी एल्डिहाइड हैं, कीटोन है, हेमी एसिटल है, ये रिड्यूसिंग शुगर है। तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, मोनोसैकेराइड में एल्डोज शुगर है, ये एल्डोज में एल्डिहाइड है, और ये एल्डिहाइड है मतलब सब क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। अगर मैं कीटोज शुगर की बात करूं, कीटोज शुगर वाली कीटोन है, ये नॉर्मल कीटोन नहीं है, ध्यान रखिएगा। कीटोज शुगर वाला कीटोन है, और कीटोज शुगर वाला कीटोन है तो कहानी में ऐसा किरदार होगा, और ऐसा किरदार होगा तो ये भी टॉटमाइज करके एल्डिहाइड बना लेगा, और ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। तो जितने भी एल्डोज शुगर है या कीटोज शुगर है, सारे के सारे रिड्यूसिंग है। क्लियर? अब आते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल मतलब अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। बस में आगे, और जो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज में आए तो स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं एक बार। और जो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं और एनालाइज करने की कोशिश करूं तो यही तो अल्फा डी ग्लूकोज है, सॉरी ये वाला अल्फा डी ग्लूकोज है। तो इस अल्फा डी ग्लूकोज में क्या हेमी एसिटल है या नहीं है? है। बीटा डी ग्लूकोज में हेमी एसिटल है या नहीं है? तो ये भी कैसा होगा?
रिड्यूसिंग शुगर, ये भी कैसा होगा, रिड्यूसिंग शुगर। इवन अगर मैं फ्रक्टोज के कॉरस्पॉन्डिंग देखूं तो हेमिकीटल हो जाएगा, और हेमिकीटल हो जाएगा तो वो भी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। बस में आगे, तो जितने भी आपके अल्फा बीटा फॉर्म है, ये फॉर्म भी कैसे हैं, रिड्यूसिंग शुगर। चलो पॉइंट के रूप में लिख लो, all monosaccharides, all monosaccharides are reducing sugar। लिखवा दिया है, एक इसे थोड़ा सा ऐड कर लो, लिखवा दिया फिर भी। all monosaccharides are reducing sugar whether they are acyclic or cyclic। चाहे एसाइक्लिक हो, ओपन चेन वाला हो, ये साइक्लिक हो, अल्फा बीटा वाला हो, वो सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। all monosaccharides are reducing sugar whether they are cyclic or acyclic। मतलब अल्फा बीटा के टर्म्स में बोले या बिना अल्फा बीटा बताए बोले, वो सब के सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। चलिए अब आते हैं डाइसैकेराइड पे, सोचिएगा। तो डाइसैकेराइड में एक नाम हमने दिया माल्टोज, सोच के बताओ, ये माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग। या किनारे OHOR आ गया, नहीं आ गया, मतलब यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। बस में आगे इधर आ जाओ, सेल्यूबायोज, सेल्यूबायोज रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग। यहाँ भी हेमी एसिटल आ गया, मतलब ये भी रिड्यूसिंग है। बस में आगे इधर आ जाओ, जब कहानी में आपका आया लैक्टोज, लैक्टोज कैसा है, रिड्यूसिंग, OHOR, ये भी कैसा हो गया, रिड्यूसिंग। लेकिन ध्यान से जरा इस सुक्रोज को देखो, यहाँ भी OR, इधर भी OR, इधर भी OR, इधर भी OR। बस में आगे तो रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। तो तुम्हारे सिलेबस में 3 जो हैं, चलो थोड़ा सा रोशनी उसकी वहां से लाइट जलाना भाई, किनारे वाला। तुम्हारे सिलेबस में 3 जो है जो आपकी रिड्यूसिंग है, कौन कौन से हैं, माल्टोज, सुक्रोज और सेल्यूबायोज, ये रिड्यूसिंग है। और ई कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग है, वो कौन सा है, सुक्रोज। चलो लिखो, पॉइंट के ऊपर लिखो। इन केस ऑफ डाइसैकेराइड, इन केस ऑफ डाइसैकेराइड, in case of disaccharide, maltose, cellubiose and lactose are reducing sugar, while sucrose is non-reducing sugar, while sucrose is non-reducing sugar। याद रहेगा, ये सुक्रोज है, ये कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग। चलिए अब जरा पॉलीसैकेराइड में आते हैं। अब पॉलीसैकेराइड में 2 नाम, पहला कौन सा है, स्टार्च, दूसरा कौन सा है, सोच के बताइएगा। स्टार्च रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, सोच लो यार, बस एक ने बोला ना तो अपना राग मिला लिया, नॉन रिड्यूसिंग। किनारा, किनारा सोचो, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, सोच लो अब अच्छी तरह से, सोचो सोचो, क्योंकि सारा खेल सोच का है, सारा खेल किसका है, सोच का है, सोच का है। हाँ। चलिए, कितने लोग सोचते हैं कि आपका जो ये स्टार्च है ये रिड्यूसिंग शुगर है, कितने लोग हैं, रिड्यूसिंग है 2, और कितने लोग हैं सोच रहे नॉन रिड्यूसिंग है, और बाकी सब कथा सुनने आए हो। अरे डिसीजन तो लो यार, गलत सही होगा देखेंगे, सीखनी तो आए हो ना, तो गलती करोगे तो सीखोगे, गलती ही नहीं करोगे तो क्या सीखोगे। अपनी लाइफ का कंट्रोल कभी दूसरे को मत दिया करो, हम आपसे बार बार कहते हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल किसके पास रखना है, खुद के पास। बस में आगे, गलती हो तो मेरी हो, अच्छा हो तो मेरा हो। बस में आगे, जैसे कल की डेट में कहो कि मैंने कुछ काम किया था गलत हुआ, या ये कहो कि कुछ काम किया था मैंने सक्सेस पाया, ठीक है, पापा कह रहे हैं करते जा रहे हो, बगल वाला कह रहे हैं करते जा रहे हो, चलो चाय पीते हैं तो चल लेते हैं, चलो पिक्चर देखते हैं तो चल लेते हैं। बस में आगे सोचो कि हम चाय पीने जा रहे हैं तो क्या इस चाय से हमारा टाइम किल तो नहीं हो रहा है, हम पिक्चर देख रहे हैं तो क्या पिक्चर से केवल 3 घंटा किल हो रहा है, और भी चीजें किल हो रही हैं। बस में आगे, और अगर किल हो रही है मेरे एम के लिए खराब है तो मत करो, और एम हो चुका है, पिक्चर दिखा रहा देख लो। ठीक है, तो चीजों को सोचो तब जाके आगे बढ़ो। चलिए इधर आते हैं, तो जब हम बात कर रहे थे बेटा स्टार्च की, चलो डिसीजन ले लो, लास्ट पूछ रहे हैं, कितना लोग सोचते हो कि आपका स्टार्च रिड्यूसिंग शुगर है,
कितने लोग हैं? एक ही है। आंसर सबको देना है, गलत या सही लेकिन देना है। और नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, चलिए काफी लोग हैं। जस्टिफाई करें, हमें किनारे तो दिखाई दे रहा है पॉलीमर बनेगा तो कहीं लास्ट तो होगा। हाँ, जस्टिफाई करें कैसे? रिड्यूस, ये नॉन रिड्यूसिंग है, बुक में पढ़े हुए ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं। हाँ, कैसे होगा जी रेसो? नोटबुक में है, यहाँ नहीं है तो नोटबुक में देख हाँ बताओ। हाँ, कैसे होगा? हाँ, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग हम लोग देख रहे थे। चलिए एनालाइज करिए, कहानी का किरदार क्या है बेटा? जब हम स्टार्च को देख रहे हैं तो बच्चों के दिमाग में ऐसा आता है कि लास्ट में कहीं ना कहीं हेमी एसिडल तो होगा, लेकिन दिक्कत क्या है? वो लास्ट ही क्लियर नहीं है, क्योंकि पॉलीमर है ना। और जो पॉलीमर है तो पॉलीमर हम करते क्या है, हम ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं, देखते हैं ना। तो इसका तो लास्ट जो है वही क्लियर नहीं है। जो लास्ट क्लियर नहीं है मतलब क्या है कि हर केस में तुमको जो दिखाई देगा वो एसिटल लिंकेज ही दिखाई देगा, हेमी एसिटल दिखाई नहीं देगा। इसलिए जितने भी पॉलीमर है तुम्हारे लेवल का, पहला स्टार्च, दूसरा सेलुलोज, ये दोनों क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखिए in case of polysaccharide, in case of polysaccharides, in case of polysaccharides, in case of polysaccharides, starch and cellulose are starch and cellulose are non-reducing sugar. स्टार्च एंड सेलुलोज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। याद रहेगा, क्योंकि लास्ट क्लियर नहीं है, और जो लास्ट क्लियर नहीं है तो इसका तो एसिटल लिंकेज ही हमको बार बार दिखाई देगा, और जो एसिटल लिंकेज बार बार दिखाई देगा मतलब क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। बताओ, इतने से क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इतना सारा शुगर आपने खा लिया ना, अब क्या होगा? अब क्या होगा? डायबिटीज। पहले के लोगों को नहीं होता था, लेकिन आज के लोगों को हो रहा है, और आगे वाली जनरेशन को पता चला कि पैदा हुआ तभी से लेके आ रहा है। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसमें आगे तभी ये भी पॉसिबिलिटी है कि मम्मी पापा को हो रहा है, जेनेटिक हो गया, धीरे धीरे वही पहुंच गया, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सोसाइटी को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है, आपकी जनरेशन हो ना। तो आप लोग फ्यूचर में ऐसा करिएगा कि ये तो कमिटमेंट जरूर करिएगा कि पैसा कम कमाएं, ज्यादा कमाएं, लेकिन ईमानदारी से कमाएं। बस में और हमारी वजह से किसी दूसरे को परेशानी ना हो। बस यही लोग नहीं पढ़ाते हैं, और इसी चक्कर में लोगों को मोह माया पड़ा हुआ है। पैसा 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 लाइफ का पार्ट बनाइए, पैसा इंपॉर्टेंट मत बनाइए कि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता है। बस में आगे अगर आप पैसे को बहुत अहमियत नहीं दोगे तो आपकी लाइफ बहुत आराम से कट जाएगी। बस में आगे, लेकिन पैसे को बहुत अहमियत दोगे तो आपकी लाइफ बहुत आसानी से नहीं कटेगी, कि जो जितना ज्यादा पैसे वाले हैं उतने ज्यादा परेशान हैं। बस में आगे, बिल गेट्स नाम सुने हो ना, ठीक है, इलन मस्क, ये भी नाम सुने होगे, यही है तो और ठीक है, मस्क है ना। एक और है आपके, पता नहीं कौन है, जो पैसे वाले हैं, जितने भी पैसे वाले हैं उसमें डाटा है कि लगभग 35 से 40% वो ऐसे लोग हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है। मतलब पैसा ही अगर सबसे इंपॉर्टेंट होता तो इसमें तो सोचिए उन लोगों के बाद डिवोर्स नहीं होते। अरे कहीं तो मैंने पढ़ा था यार, उसका भी कहीं ना कहीं, ये अमेजन, वो भी, हाँ, अमेजन वाला जो मालिक है वो तो है ही। और सर मस्क वाली बात में इसलिए बोला था कि उसकी शादी बेटी है, वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ठीक है, मतलब वो भी मतलब फैमिली को लेकर परेशान है। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा ही अगर बहुत इंपॉर्टेंट होता तो संसार में बहुत रईस लोग हैं, वो सब खुश होते, लेकिन खुश नहीं है। बस में आगे, जो कम पैसे वाले हैं वो ज्यादा खुश हैं। तो पैसा उतना कमाइए कि आपका काम चल जाए। पैसे के लिए ये मत करिए कि दूसरे के किडनी बेचने में लगे हुए हैं, खासकर डॉक्टर्स लोग, ठीक है। क्योंकि आजकल का डॉक्टर पता नहीं कि ऐसा दिमाग में भूत बैठा है कि हम भगवान हो चुके हैं, तो अपने आप को भगवान ही मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। शुगर्स, तो शुगर्स की जब बात कर रहे थे तो हमने क्या बोला कि कुछ चीजें भगवान ने आपको दिया। भगवान ने आपको दिया मतलब ग्लूकोज आपको दिया, ग्लूकोज से उन्होंने माल्टोज बनवाया, माल्टोज से आपको उन्होंने मतलब शुगर केन वगैरह सब कुछ दे दिया। भाई तुम खाओ पियो, ज्यादा मीठा चाहिए तो हनी खाओ, कम मीठा चाहिए तो ग्लूकोज खाओ, फलों को खाओ, ठीक है, थोड़ा और चाहिए तो आप शुगर केन भी ले लो, शुगर बीट भी ले लो, हर जगह शुगर है, आप ले सकते हो। तो जो इंसान जब तक ये सब खाता था तब तक उसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत कब आई? तो उसने दिमाग लगाया,
और नेचर के साथ खिलवाड़ किया। उसने ग्लूकोज को फ्रक्टोज को मिला के जो सुक्रोज बनाया, तो सुक्रोज कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग है। तो जब आपके ब्लड में गया और टूटा तो ग्लूकोज में ही तो टूटा, बना किससे है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो जो टूटा तो किसमें टूटेगा? ग्लूकोज में। और जो ग्लूकोज में टूटेगा वो उसका फर्दर ब्रेकिंग नहीं हो रही है, तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। तो इसलिए ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता चला जाता है और उसके थ्रू एक बीमारी हो जाती है। वो बीमारी कौन सी है? डायबिटीज। और डायबिटीज इनडायरेक्टली ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसकी दवा ना हो, वो ऐसी बीमारी है जो सारी रोगों का एक तरह से वो अपने इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है, और जो इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है तो दूसरी जो बीमारियां हैं वो आपके ऊपर ज्यादा आसानी से पकड़ लेती है। बस में आगे तो सोचो, अगर मान लो तुम डायबिटिक हो, तुमको डायबिटीज हो गया, अब तुम सीढ़ी चढ़ रहे हो और 7 मंजिल 8 मंजिल किसी मकान में जाना हो, तो जाना चाहोगे? थक जाओगे ना। बस में आगे तो एक ही 2 फ्लोर के लिए आप सोचने लगोगे लिफ्ट मिल जाए, लिफ्ट मिल जाए। लेकिन अगर जाना पड़ जाए तो बस सोचोगे, पहुंचोगे नहीं। बस में आगे सोचोगे, पहुंचोगे नहीं। बस में आगे शादी ब्याह में गए, सब लोग खाना खाने में लगे हैं, मिठाई उठाई खाने में लगे हैं, और तुम क्या करोगे? सोचोगे, खा लें ना खाएं, खा लें ना खाएं। किसी ने चढ़ा दिया, भाई खा ले, एक से क्या होता है? तो शुरू में तो मना करोगे, लेकिन खा लोगे। लेकिन खा लोगे, कुछ समय बाद जब परेशानियां चालू होंगी तो फिर मन में आएगा क्यों खाया, आएगा ना क्यों खाया, इससे अच्छा नहीं खाना चाहिए था। तो सोचो, हमें मीठा पसंद है, हम खाना चाहते हैं लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, तो कुछ रिक्वायरमेंट आ रही है नहीं आ रही है? किसकी रिक्वायरमेंट आ रही है? कुछ ऐसा हो जो मीठा हो लेकिन शुगर ना हो। आ रहा है नहीं आ रहा है? कि मीठा हो लेकिन शुगर ना हो। ऐसी प्रॉब्लम किसमें है? ग्लूकोज में है, कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज जा रहा है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है, हमारी बॉडी में जाए लेकिन ग्लूकोज ही ना बढ़ाए, तो खा सकते नहीं खा सकते हैं। दूसरा, हमारा हैप्पी बर्थडे ना करे, पता चला खाया और निकल लिए तो ये भी नहीं होना चाहिए। बस में आगे तो वो खाए जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ना बढ़ाए। तो हेल्प कौन देगा? केमिस्ट। हेल्प कौन देगा? केमिस्ट्री वाले। और केमिस्ट्री वाले दिमाग लगाते हैं और आपकी लाइफ आसान बनाते हैं। तो जो आसान बनाते हैं उसमें एक नाम कौन सा आता है? एस्पार्टेम। नाम कौन सा है? एस्पार्टेम। अमीनो एसिड हेल्प लिया है और उसके कॉम्बिनेशन से बनाया है, जिसका मिठास का लेवल चीनी के लेवल से कंपेयर करें तो कितना गुना ज्यादा है? 100 गुना। मतलब 100 ग्राम चीनी और 1 ग्राम ये बराबर है। बस में आगे दूसरा जो नाम आता है सबसे ज्यादा कॉमन है, बड़े बड़े एक्ट्रेस इसका ऐड करते हैं, वो कौन सा है? सक्रीन। बस में आगे सक्रीन, जो आपका बहुत सारे एक्ट्रेस आपने देखा होगा सफेद कलर की टिकिया वगैरह ऐड करते हैं, वो मेनली क्या होता है? सक्रीन। और जो सक्रीन है तो क्या इसमें आपको ग्लूकोज का कंपोनेंट दिखाई दे रहा है? नहीं। ये जो पर्टिकुलर आपने लिया है एस्पार्टेम, तो क्या इसमें ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है? नहीं। बस में आगे, और इसका मिठास का लेवल कितना है? 550। मतलब 550 ग्राम और 1 ग्राम बराबर है। बस में आगे इधर आ जाओ, तो इसमें जो मिठास की लेवल देख रहे हो, यहाँ का सुक्रोज से डेरिवेटिव है लेकिन सुक्रोज नहीं है। बस में आगे यहाँ पे उन्होंने कहानी में CL लगा दिया, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है। एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है। इसका मिठास का लेवल कितना है? 600 गुना। बस में आगे सबसे खतरनाक तो ये वाले भाई साहब हैं। ये कौन सा है? एलिटेम। इसका मिठास का जो लेवल है वो कितना है? 2000 गुना। बस में आगे तो सोचिए, इतना ज्यादा मिठास है, क्या इसको कंट्रोल कर पाओगे? नहीं। तो इसका कंट्रोल नॉर्मली इंसान नहीं कर पाता है, बहुत ज्यादा मीठा है, लेकिन इन पे हम कंट्रोल बना लेते हैं। तो जितने भी हम लोग कहीं उल्टी सी चीजें खाते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, ठीक है, या कोई भी मीठी चीज हो गई, उसमें चीनी से चीजें नहीं आती हैं, वो इनडायरेक्टली इन्हीं पर्टिकुलर से चीजें आती हैं। तो इनका इंफॉर्मेशन अगर एनसीईआरटी के हिसाब से थोड़ा बहुत देख लें तो एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कहता है समझिएगा। इसके बारे में एनसीईआरटी कहता है, aspartame is most successful and widely used artificial sweeteners. It is roughly 100 times as sweet as cane sugar. cane sugar मतलब कौन सा हो गया? सुक्रोज, गन्ने का, ठीक है, गन्ने से कंपेयर किया है। इट इज मिथाइल, नाम दे रहा है मिथाइल एस्टर डाइपेप्टाइड फॉर्म्ड फ्रॉम द एस्पार्टिक एसिड, अमीनो एसिड है, एंड फेनिलएलानिन, ये फेनिलएलानिन आपका एक अमीनो एसिड है। यूज ऑफ aspartame is limited to cold foods and soft drinks because it is unstable at cooking temperature. इसका मतलब क्या है कि जब गर्म करते हैं तो ब्रेक वगैरह हो जाता है, इसलिए लो टेम्परेचर के फूड्स हैं उन पर्टिकुलर में कहीं ना कहीं इसको यूज करते हैं। बस में आगे दूसरी कहानी इसके बारे में बता रखा है कि एलिटेम कौन सा वाला था? एलिटेम लास्ट वाला था, भयानक वाला, कितना है? 2000 वाला।
तो इसकी कहानी में किरदार क्या सुनाता है कि एलिटियम इज हाई पोटेंसी स्वीटनेस, ऑल्दो इट इज मोर स्टेबल देन aspartame. The control of sweetness of food is difficult while using it. बस में आगे मतलब इतना ज्यादा मीठा है कि उसके मिठास को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और थर्ड वर्ड कहानी इसके बारे में बता रखा है कि सुक्रोलोज इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, इट्स अपीयरेंस एंड टेस्ट आर लाइक शुगर, इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस कैलोरीज, मतलब कैलोरीज वगैरह नहीं देता है। इनडायरेक्टली इसको कहीं कहीं जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं वो रिलेटिवली खा लेते हैं। बस में आगे तो ये कुछ कहानियां है बेटा, वो कहानी किसकी है? हाँ, अल्टरनेटिव ऑफ शुगर या आर्टिफिशियल शुगर्स के बारे में। बस में आगे तो शुगर की दुनिया इतनी है। बस में आगे शुगर में जो दुनिया आने वाली है वो आपकी पहली वाली है। ये थोड़ी बहुत मैं केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ के अंदर जो शुगर था उसको भी यहाँ पे मैंने मिला दिया। बताओ इतने से अगर आईटी तुमसे क्वेश्चन पूछे बता दोगे? पक्का? चलिए 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाए कैसे क्वेश्चन आईटी पूछता है। चलिए समझिएगा बचपन वाली कहानी। 2007 क्या पूछता है? स्टेटमेंट 1 में ग्लूकोज गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विद फैलिंग सॉल्यूशन। बताओ फैलिंग सॉल्यूशन के साथ ग्लूकोज का कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। उसे क्या बनाएगा? ग्लूकोनिक एसिड। साथ में क्या बनाएगा? हाँ, क्यूप्रस या क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कहानी हो गई सही। दूसरा कह रहा है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद फैलिंग सॉल्यूशन गिव क्यूपरिक ऑक्साइड एंड ग्लूकोनिक एसिड। तो क्या क्यूपरिक ऑक्साइड बनाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है? तो ये कहानी हो गई गलत, ये कहानी हो गई सही। आंसर क्या है? आंसर कौन सा है? सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस में आगे दूसरी जो दुनिया इन्होंने पूछा है सोचो, डराया है। क्या किया है? डराया। इतना बड़ा सा मॉलिक्यूल ले लिया है, समझिएगा। सेलुलोज क्या पूछ रहे हैं? सेलुलोज। सेलुलोज अपॉन एसिटाइलेशन विद एक्सेस एसिटिक एनहाइड्राइड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सेलुलोज ट्राइएसिटेट। सेलुलोज ट्राइएसिटेट। द स्ट्रक्चर इज सेलुलोज। तो सेलुलोज में लिंकेज अल्फा का है, बीटा का है? बीटा। ये क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये O ऊपर है, बीटा है। यहाँ देखो तो O ऊपर है, बीटा है। यहाँ देखो तो O नीचे है, अल्फा है। यहाँ देखो O नीचे है, अल्फा है। तो क्या ये सेलुलोज है? नहीं। तो यही सेलुलोज है, इन्हीं दोनों में कोई नहीं करना है। और जब सेलुलोज का एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कर रहे हो तो जितने यूनिट है उसे यूनिट में तो कहने का एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन करेगा। तो एक यूनिट किसी को पकड़ लो, एक यूनिट मान लो इसको मैंने पकड़ लिया। अगर एक यूनिट पकड़ लिया तो इसमें एक यहाँ भी हुआ है, एक यहाँ भी हुआ है, एक यहाँ भी हुआ है। सही है गलत है? इसमें क्या कहा है कि एक तुम यहाँ करा दो, एक को यहाँ करा दो, एक को यहाँ करा दो। ये सही है? नहीं। तो जितने भी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स में एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करना है। तो आंसर कौन सा है? ए या बी? ए। तो बड़ा सा स्ट्रक्चर देकर बस डराने की कोशिश है, तीन चीजें हैं वही चीज। बस में आ गई। अगले क्वेश्चन को अगर देखें तो अगले क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया है? द करेक्ट स्टेटमेंट सब द फॉलोइंग शुगर एक्स एंड वाई इज या आर। सोचिए, कह रहा है रिड्यूसिंग शुगर, ये कह रहा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आ जाए डेफिनेशन पे। रिड्यूसिंग शुगर का डेफिनेशन क्या है? हेमी एसिटल, हेमी कीटल हो। और नॉन रिड्यूसिंग का डेफिनेशन क्या है? एसिटल या कीटल। सोचिए, यहाँ पकड़िए, इधर भी ओ आर, इधर भी ओ आर, यहाँ पकड़िए, इधर भी ओ आर, इधर भी ओ आर। ये रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग। इधर आइए, इसको पकड़िए, इधर OH, इधर OR, ये कौन सा है? रिड्यूसिंग। तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग शुगर, ये हो गया आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो कह रहा है X इज रिड्यूसिंग। सही है गलत? इसको तो वैसे ही हटा दो। यहाँ कह रहा है X इज नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। Y इज रिड्यूसिंग, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन कहानी में क्या है? इज या आर, मतलब मल्टीपल है। थोड़ा और देखते हैं आगे, सोचिएगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये कौन सा लिंकेज होता है? एसिटल लिंकेज। आया? एसिटल लिंकेज इन शुगर्स आर कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइड्स। तो ये भी एसिटल लिंकेज है ना? यहाँ पे देखो ये एसिटल लिंकेज है नहीं है? यहाँ देखो तो ये भी आपका कौन सा लिंकेज है? एसिटल लिंकेज है। तो कह रहा है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन एक्स एंड वाई अल्फा बीटा। सोचिए, ये O नीचे है ऊपर है? नीचे। अल्फा है बीटा? और ये O नीचे है ऊपर है? ये कौन सा है? बीटा। ये आपको पकड़ना है। तो ये जो आपका नीचे है तो अल्फा, क्या कह रहा है? ग्लूकोसाइड एक्स अल्फा एंड बीटा। ये हमारा सही हो गया। और इसमें कह रहा था कि एक्स और वाई में बीटा और अल्फा, ये क्या है? गलत है। तो बस ये देखा करो कि अगर एनोमेरिक कार्बन में नीचे दिखाई दे OH तो कौन सा है? अल्फा। और एनोमेरिक कार्बन में ऊपर दिखाई दे तो कौन सा है? बीटा। बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आएंगे, देखकर डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
बस में आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ है? हाँ, वो एक्स वहाँ पे सुक्रोज है क्या? एक्स, हाँ सुक्रोज ही है, ग्लूकोज तो फ्रक्टोज। उसका अल्फा बीटा तो स्पेसिफिक सुक्रोज से डेरिवेटिव मान लो। सुक्रोज जैसे यहाँ पे तुमने लिया ना, तुमको एसिटल इस पर्टिकुलर को पकड़ते हुए वो तुम्हारा क्वेश्चन को बना रहा है, जो डेराइव जहां से होता है उसी को लेकर चलते हैं। बस में आगे तो डेराइव कहाँ से हो रहा है, यहाँ से डेराइव हो रहा है, तो इसी पर्टिकुलर लेकर चल रहे हो। उसने स्पेसिफिक इसके बारे में पूछा है कि इसका लिंकेज बताओ, और इसके बारे में पूछा है कि इसका लिंकेज बताओ, तो दोनों को एक में मिक्स मत करो। क्लियर है ना? चलिए कहाँ कहाँ, हाँ ये तो वैसे भी अल्फा दे रखा है। चलो इधर आते हैं, एनालाइज करो। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग डाइसैकेराइड इज, फिर से वही कहानी, ध्यान से देखिएगा। वही, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ग्लूकोज। ये 5 मेंबर रिंग वाला कौन सा है? फ्रक्टोज। वही सब कहानियां सुना रहा है, ठीक है। समझिए, कह रहा है ए इज पायरेनोज। ये कौन सा रिंग है? पायरेनोज या फ्यूरेनोज? पायरेनोज। ये कौन सा रिंग है? फ्यूरेनोज। तो ए इज पायरेनोज, ठीक है। अल्फा, अल्फा है बीटा है, सोचो कौन सा है? अल्फा ग्लाइकोसिडिक। हो गया सही। बस में इसमें बोल रहा है कि रिंग ए इज फ्यूरेनोज, सही है गलत? बी इज फ्यूरेनोज और बोल रहा है अल्फा, ठीक है। तो अल्फा मतलब OH नीचे होना चाहिए, ठीक है। इसमें तुमने डिसाइड कर ही लिया है। और बी इज पायरेनोज, सही है गलत? गलत। तो सही कौन सा हो गया? ये वाला ले सकते हो। बस में आगे, मतलब वही टर्म्स को छोटा बड़ा सिंपल कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेगा। सोचो ये कहां से डेराइव है? एल्डोज शुगर है, कीटोज शुगर है? सर ये एल्डो हेमी एसिटल है ना, और हेमी एसिटल है, कीटल तो है नहीं। ये है कौन सा है? एल्डोज शुगर। तो बोल रहा है कि कीटो हेक्सोस, कीटो है नहीं, भूल जाओ। बोल रहा है एल्डो हेक्सोस, एल्डो है या नहीं है? है, आगे भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है अल्फा, अल्फा OH ऊपर है, अल्फा है बीटा? बीटा। ये भी भूल जाओ। अल्फा पायरेनोज, सोचिए ये अल्फा है बीटा है? बीटा। तो सही कौन सा है? बी वाला है, इसको ले लेना है। बस में आगे चलिए इधर आते हैं। व्हेन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। एक बच्चे को मैंने पढ़ाया था मुंबई में 2012 में, उसकी रैंक आई थी 56। ये क्वेश्चन सही होता तो बेचारा 50 के नीचे आ जाता। उसने बेचारे ने इस क्वेश्चन को गलत कर लिया था। कभी कभी होता क्या है कि कुछ बच्चा पढ़ता है और कुछ दिमाग में सोच लेता है, पूरा नहीं पढ़ता है, और उसका ये आउटपुट था। तो बच्चे ने क्या पढ़ा? व्हेन द फॉलोइंग एल्डोहेक्सोस, एल्डोहेक्सोस मतलब क्या है? एल्डिहाइड वाला हेक्सोस शुगर है। एग्जिस्ट इन डी कॉन्फ़िगरेशन, इसमें है डी कॉन्फ़िगरेशन में पाया जाता है। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, उससे इतना ही पढ़ा और आंसर बता दिया। लेकिन क्वेश्चन उसने इतना नहीं दिया है, इसके अलावा भी दिया है इन इट्स पैरेनोज फॉर्म। बस यहाँ बच्चे ने अपना आंसर दिया, वो इतने को पढ़कर और सोच लिया कि बस यही पूछा है, बस में आगे। लेकिन उसने इसमें नहीं पूछा है, पूछा किसमें है? इन इट्स पैरेनोज फॉर्म। बस में आगे, तो ग्लूकोज की फीलिंग ना आए इसलिए उसने बिना स्टीरियो केमिस्ट्री का ऐसे दिखा दिया और एक का ऑक्सीजन हटा दिया। बस में आगे, यही पे अगर CHOH कर दें तो इसका मतलब ग्लूकोज से आया हुआ कंपाउंड हो जाता। तो कहानी के अंदर एल्डिहाइड है तो एल्डो शुगर हो गया, 6 कार्बन है तो हेक्सोस भी हो गया। तो फॉलोइंग एल्डो हेक्सोस शुगर एग्जिस्ट इन इट्स डी कॉन्फ़िगरेशन। डी कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा? लास्ट काइरल कार्बन OH राइट में। तो इसका मतलब ये हो गया आपका CHO, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया CH पे OH, यहाँ हो गया CH पे OH, और यहाँ पे हो गया OH और ये H, और यहाँ हो गया CH2OH। ऐसा बन गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या है कि एल्डोहेक्सोस, ये एल्डोहेक्सोस ले लिया, एग्जिस्ट इन डी कॉन्फ़िगरेशन वो भी ले लिया। अब पूछ क्या रहा है? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो बच्चे ने देखा कि यार ये तो हो गया फिक्स, काइरल कार्बन 2 है तो 2 टू पावर 2, तुरंत बोल दिया 4 है। और खुशी खुशी उसने 4 भर के, इंटीजर का क्वेश्चन था, घर पे चला आया। और बाद में दुख हुआ, ये भी पढ़ लेना चाहिए था। बस में पूछा गया है इन इट्स पायरेनोज फॉर्म, मतलब रिंग में सोचना है। और रिंग में सोचना है तो जब ये OH यहाँ अटैक करेगा तो क्या नई काइरलिटी क्रिएट होगी या नहीं होगी? होगी। तो एक काइरलिटी यहाँ क्रिएट हो रही है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। मॉलिक्यूल कितने हो गए? 8, 2 टू पावर 3। आंसर कितने हो गए? 8। तो 2 टू पावर 3, और हमको सोचना कितना था? 8। तो अगर आपने केवल इतने से क्वेश्चन किया तब आपका आंसर है 4। लेकिन जो ही आपने पैरेनोज फॉर्म में पकड़ा तब आंसर कितने हैं? 8। तो क्वेश्चन उसमें किसने पूछा है? पैरेनोज में पूछा है या नॉर्मल पूछा है? पैरेनोज में। मतलब आंसर कितना हो गया? 8। बना लोगे? तो इसलिए आपसे कहा जाता है पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो और पूरा क्वेश्चन पढ़कर आंसर दिया करो। बस में ये बच्चे को लोग मान के चल रहे थे कि ये जो बच्चा है ये टॉप 10 में भी आ सकता है,
ठीक है, क्यों आ सकता है? क्योंकि एनटीएससी का फर्स्ट रैंकर था ये, उसमें केबीपीवाई भी हुआ करता था, उसमें भी फर्स्ट रैंकर था। तो लोग मान के चल रहे थे कि फर्स्ट नहीं तो टॉप 10 में तो आ ही जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उसके साथ हुई, जैसे उसको बाहर जाना पड़ गया ओलंपियाड के थ्रू, तो लास्ट के 2-3 महीने जो थे, जो तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उस समय इंडिया में था ही नहीं। और दूसरा, कुछ गलतियां यहाँ से हो गई जिसका रैंक को बिगाड़ दिया। बस मैं तो आईटी में तो नहीं गया, लेकिन मतलब आईटी में अच्छा रैंक तो नहीं लाया, आईटी मुंबई में चला गया था वो, आईटी में अच्छा रैंक तो नहीं ले पाया, मतलब 50 के नीचे नहीं आ पाया, लेकिन आईटी से पहुंच गया था, काम उसने अच्छा कर लिया। चलिए एनी हाउ, लेकिन एक छोटा सा गलती, एक छोटी सी गलती जो है, उसको कहने का रैंक को थोड़ा गिरा लिया, ये और अच्छा बना सकता था। ठीक है, जिसको आप लोग देखा होगा इधर उधर 2-3 फोटो में दिखाया होगा, शुभम जैन नाम था उसका। इधर आते हैं, और ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेटा, द स्ट्रक्चर डी प्लस ग्लूकोज एस, डी ये क्या मतलब हुआ? लास्ट कायरल कार्बन ओएच राइट में, प्लस इसका क्या मतलब हुआ? डेक्स्ट्रोरोटेटरी है ग्लूकोज। उसने दे दिया है कि भाई ये डी ग्लूकोज है, और पूछा क्या है? स्ट्रक्चर एल ग्लूकोज एस। तो क्या केवल लास्ट कायरल कार्बन का मिरर इमेज लें या पूरे का मिरर इमेज लें? पूरे का मिरर इमेज। तो जो पूरे का मिरर इमेज होगा तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? देख लो, जल्दबाजी नहीं करना। OH H OH H OH H OH H यही दिख रहा है, यही तो होगा। बस में आगे अगर इधर देखो तो यहाँ क्या दिख रहा है? HOH, जबकि उधर चाहिए था OH, इधर OH OH दिख रहा है, हटा दो। इधर OH OH दिख रहा है, हटा दो। तो इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि बस लास्ट कायरल कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को मत बदलना, पूरे की स्टीरियोकेमिस्ट्री को बदलना। बस में आगे तब जाके आपका डी का एल मिलने वाला है। बस में आगे इधर आ जाओ, 2016, अच्छा क्वेश्चन सोचिएगा। इनवर्ट शुगर, देखो बदमाशी का लेवल समय के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, गिर रहा है? बढ़ रहा है। देखो समझो, इनवर्ट शुगर ये क्या होता है? सुक्रोज। सुक्रोज में एक चीज मिस हो गई थी, समझ लीजिएगा। सुक्रोज जो है, जो ऐड भी कर लो नोट्स में, वो काम भी आएगा। सुक्रोज में हमने बोला था कि यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, यही तो लिया था। ठीक है, यही कहानी आपने लिया था। यहाँ आपका OH, यहाँ आपका OH, बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री के हमने ऐसे दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया था। ये तो था ना सुक्रोज। जब सुक्रोज को पानी में डालोगे, पानी में डालोगे तो क्या बनाएगा? इसी को तोड़ेगा, और इसी को तोड़ेगा तो कहानी के अंदर क्या बन गया? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और साथ में क्या बन जाएगा? बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। समझिएगा, एनालाइज करिएगा। ये सुक्रोज है, ये जो सुक्रोज है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन आता है 66। कितना है? 66। 66 प्लस में है, माइनस में है? प्लस में है, तो 66 प्लस में है। पास में आगे। लेकिन जब इसको हम पानी में डालते हैं तो ग्लूकोज कितना बताया था? 52.7, तो उसी को दिखा रहा है 52 डिग्री। लेकिन बदमाश किसमें दिखा रहा है? माइनस में। पास में किसमें दिखा रहा है? माइनस में। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ उसने माइनस ले रखा है, यहाँ उसने क्या ले रखा है? माइनस। तो माइनस ले रखा है इसलिए माइनस दिखा रहा है, लेकिन टूटा किसमें है? प्लस में है। प्लस में है ना, तो प्लस में 52.7 डिग्री, मतलब 52 मान लेना है, क्योंकि पेपर में 52 दिया है, क्योंकि आगे कैलकुलेशन करवाना है। बस में आगे उसके बाद डी फ्रक्टोज, और ये जो आपका बीटा डी फ्रक्टोज होता है ये आपका माइनस में आता है, लेकिन इसकी कहानी इसमें क्या लिखा है? प्लस में। ये 92 प्लस में दिखा रहा है और यहाँ प्लस दिखा रहा है, जो कि प्लस में नहीं आता है बल्कि माइनस में आता है, और माइनस में 92 डिग्री ये यहाँ पर निकलता है। तो अगर मैं पॉइंट को थोड़ी देर के लिए यहाँ से भी हटा दूं तो ये कहानी कितनी है? प्लस में 52 है, और ये कहानी किसमें है? माइनस में 92 है। जो पहले कहानी है वो किसमें है? प्लस में। तो प्लस वाला फॉर्म प्लस और माइनस में कन्वर्ट हुआ, और माइनस ज्यादा है, प्लस कम है। बस में आगे प्लस वाला फॉर्म जब इसमें कन्वर्ट हुआ तो प्लस और माइनस दोनों है, लेकिन माइनस ज्यादा है, प्लस कम है। तो क्या इसका स्पेसिफिक रिलेशन प्लस से माइनस में चला गया? नहीं चला गया? चला गया। तो इसीलिए क्या इसमें ओवरऑल इन्वर्जन की फीलिंग आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है। इसलिए सुक्रोज को बोलते क्या है कि जो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सुक्रोज। बस में आगे इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सुक्रोज इज कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर। बस में आगे, तो जो इनवर्ट शुगर का डेफिनेशन देना होता है कैसे देना है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सुक्रोज इज कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर। चलो एक जगह लिख लो, इसको काम आएगा। लिखिए, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज
obtained from sucrose, equimolar mixture of glucose and fructose obtained from sucrose is called as इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर। चलिए अब जरा इसको एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर इनवर्ट शुगर द करेक्ट स्टेटमेंट इज या आर। स्पेसिफिक रिलेशन उसने दे रखा है कि सुक्रोज के लिए होता है प्लस में 66, माल्टोज के लिए इसने दे रखा है 140 प्लस में, ग्लूकोज के लिए यहाँ माइनस दे रखा है, ठीक है 52, और यहाँ फ्रक्टोज के लिए प्लस दे रखा है 92। ठीक है, मतलब इसको उल्टा करके दिया है, जो कि कायदे से इसको प्लस में देना था इसको माइनस में दे दिया है, इसको माइनस में देना था इसको प्लस में दे दिया है। चलिए समझिए। पहला, इनवर्ट शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज। सही है? नहीं, माल्टोज क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से माल्टोज बनता है, लेकिन सुक्रोज किससे बना है? अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज से बना है। तो सही है गलत है? गलत है, इसको यहां से हटाओ। दूसरा बोल रहा है इनवर्ट शुगर इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ प्लस ग्लूकोज एंड माइनस फ्रक्टोज। सही है गलत? सही। सोचिए यहां बदमाश क्या दे रहा है, यहां दे रहा है माइनस में ग्लूकोज और यहां दे रहा है प्लस में फ्रक्टोज, और यहां दे रहा है माइनस में फ्रक्टोज, यहां दे रहा है प्लस में ग्लूकोज। बस में आगे और एकदम क्लियर होना चाहिए कि माइनस में हमको नहीं मिलता है बल्कि किसमें मिलता है? प्लस में। ये हमको प्लस में नहीं मिलता है बल्कि मिलता है किसमें है? माइनस में। बस में आगे। तो कहने का मतलब ये है कि इनवर्ट शुगर इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ प्लस ग्लूकोज डी वाला और माइनस फ्रक्टोज डी वाला। ये स्टेटमेंट क्या हो गया है? सही। तीसरा जहां कैलकुलेशन कराया है, स्पेसिफिक रिलेशन ऑफ इनवर्ट शुगर इज -20। सोचिए दो मॉलिक्यूल हैं, एक में है -92, एक में है -52, दोनों को घटाओ और 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 92 माइनस में है और 52 प्लस में है तो -40 हो गया। और चूंकि दो मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन है तो जब एवरेज निकालोगे कितना आएगा? -20। तो क्या सही हुआ या नहीं हुआ? बस में आगे। और लास्ट से बोल रहा है कि ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, कि हम एक का ऑक्सीडेशन कराएं, दोनों का ऑक्सीडेशन कराएं? एक का। सोचिएगा, ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर इनवर्ट शुगर फॉर्म। इनवर्ट शुगर मतलब इसकी बात कर रहा है, ये इसको भी ले लो, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ था। ये इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ था तो ग्लूकोज के ऊपर जब हम ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करते हैं तो क्या सैक्रिक एसिड मिलता है, मतलब ग्लूकेरिक एसिड मिलता है या ग्लूकेनिक एसिड मिलता है? तो क्या हमको निक सोचना था, रिक सोचना था? और ये कौन सा है? रिक। मतलब ये कहानी भी गड़बड़ है। तो छोटे छोटे जगहों से डिफरेंस करने की कोशिश किया है। सैक्रिक एसिड मतलब ग्लूकेनिक, ग्लूकेरिक, प्लस माइनस इसका कॉम्बिनेशन, माल्टोज और आपका सुक्रोज इसका कॉम्बिनेशन। बताओ फ्यूचर में आएगा, लग जाएगा? चलिए इधर आते हैं 2018। अगेन सोचिए, क्वेश्चन फिर से ग्लूकोज को घुमा फिरा के ले आया कि फिशर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डी ग्लूकोज इज गिवन बिलो। डी ग्लूकोज दे दिया और डी ग्लूकोज देने के बाद बोल क्या रहा है कि बीटा चाहिए, एल चाहिए, ग्लूकोपैरेनोज चाहिए। बीटा चाहिए मतलब साइकिल में जाना है, उसमें एल चाहिए मतलब डी है, एल मतलब मिरर इमेज लेके चलना है, और उसके बाद क्या चाहिए? पैरेनोज चाहिए, मतलब 6 मेंबर्ड रिंग में आना है। तो जब आपने अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज बनाया था और बीटा डी ग्लूकोज का बीटा फॉर्म बनाया था, तो बीटा फॉर्म जब बनाया था तो क्या कहानी का किरदार कुछ ऐसा था या नहीं था? था ना। और जब ऐसा था तो हमने क्या बोला था? ये भी एंटी है, 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 सारे एक दूसरे के क्या है? ट्रांस है। और सारे एक दूसरे का ट्रांस है तभी तो रिपल्सन कम था। लेकिन ध्यान से देखो, ये OH एंटी है? नहीं, वैसे ही हटा सकते हो। ये OH एंटी है? लेकिन क्या ये OH एंटी है? नहीं, वैसे ही हटा सकते हो। ये OH एंटी है? नहीं, वैसे ही हटा सकते हो। अब सोचो, ये OH एंटी है, ये OH एंटी है, ये OH एंटी है, ये OH और ये OH भी एंटी है। ये हमारा आंसर है। तो बच्चा हो सकता है कि पहले इस पर्टिकुलर को मिरर इमेज ले और मिरर इमेज लेने के बाद एल ग्लूकोज बनाए और एल ग्लूकोज बना के फिर साइक्लाइजेशन कराए और साइक्लाइजेशन कराने के बाद फिर देखे। बस में आगे। तो एक तरीका क्या है कि पहले इसका एल बनाओ, फिर साइक्लाइजेशन कराओ और साइक्लाइजेशन कराने के बाद फिर सोचो कि क्या बनने वाला है। और टाइम बचाने वाला काम कि इसको आपने जो पढ़ा है उसको बना लो, और अगर ये ट्रांस है तो मिरर इमेज भी तो ट्रांस ही होगा, उससे थोड़ा नहीं हो जाएगा। बस में आगे। तो उसी का मिरर इमेज अगर ट्रांस बन रहा है तो उसी ट्रांस को लेकर कंपेयर कर लो। बस में आगे। बताओ फ्यूचर में आएगा क्वेश्चन, लग जाएगा? चलिए इसके बाद जो कहानी में आया वो आया 2019। सोचिएगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए आर ट्रू। सोचिए, मोनोसेकेराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। सही या गलत? अब यही तो डेफिनेशन है, ये तो डेफिनेशन है ना कि मोनोसेकेराइड क्या है, कि मोनोसेकेराइड का डेफिनेशन ही है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, कि इसमें कितना भी पानी डालो इसको तोड़ के और छोटा करना है, नहीं करना है। तो ही बोल रहा है कि मोनोसेकेराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, मतलब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं। इसमें आगे द कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, तो जो भी है यही है, इससे छोटा नहीं बनाना है, और इससे छोटा नहीं बनाना है दैट मींस क्या है, सही है। दूसरा, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर गिव ग्लूटामिक एसिड, क्या बनता है, सही है। हाँ, अब ग्लूटामिक एसिड, अब बनता क्या है, ग्लूकोनिक एसिड, मतलब कहानी में अब नया किरदार। अब ये कौन सा किरदार है, ये अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा कार्बोहाइड्रेट का और दे रहा है अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड कौन सी अमीनो एसिड है, यहाँ COOH है, यहाँ आपका NH2 है, 2 कार्बन लगा के फिर यहाँ COOH है, ये है आपका ग्लूटामिक एसिड। तो क्या हमको ये बनाना था या ग्लूकोनिक एसिड बनाना था? तो हमें जब बनाना था उस कहानी में है एसिड लेना है, तो 1 2 3 4, यहाँ लेना है CH2OH, यहाँ लेना है OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, HOH, HH, ये लेना है। तो क्या हमको ग्लूकोनिक एसिड बनाना है या आपका ग्लूटामिक एसिड बनाना है? हाँ, ये आपका निक है। चलिए, तो ये सही है गलत? गलत बन गया। तो इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग आइटम किसको मिलाया, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड। इससे क्या पता चला, 20 अमीनो एसिड के नाम और स्ट्रक्चर क्या करना है, याद करना है। आगे आपको जो अमीनो एसिड पढ़ाएंगे उसके क्वेश्चन दिखाएंगे, और हर बार घूम फिर कर वही 20 अमीनो एसिड का नाम स्ट्रक्चर आने वाला है बस में आगे। और जो नाम स्ट्रक्चर आने वाला है तो इससे बार बार बोल रहे हैं कि नाम और स्ट्रक्चर क्या करो, याद करो। इसे DPPs में टुकड़े पे टुकड़े करके दिया है, नहीं दिया है, तो कोशिश करके याद कर लो। तो ये कहानी गलत हो गई। इसमें बोल रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवर रोटेटरी फ्रक्टोज। सही है गलत? ठीक है, प्लस और माइनस, मतलब कहानी ठीक है। और चौथा बोल रहा है कि द 2 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर। एनोमर सही है गलत? सही है। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज आपस में है क्या, एनोमर ही तो है। तो ये कहानी भी क्या हो गई है, सही। बस में आगे। तो कहने का मतलब सोचो, यहाँ की कहानी में एनोमर की कहानी भी लेकर आया, यहाँ की कहानी में आपसे अमीनो एसिड की कहानी भी लेकर आया, यहाँ की कहानी में डाइसेकेराइड की कहानी भी लेकर आया, और यहाँ की कहानी में पॉलीसेकेराइड की कहानी भी लेकर आया। लेकर आया नहीं लेकर आया? तो क्या क्वेश्चन अच्छा है बुरा है? अच्छा है। इधर आइए, अगेन सोचिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। साल कौन सा था, 2021। क्वेश्चन दे रहा है, एक ये मॉलिक्यूल है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, डी ग्लूकोज। इसके ऊपर डाला क्या है, नाइट्रिक एसिड। होगा क्या, ग्लूकेरिक एसिड, रिक। ठीक है, ऊपर क्या होगा, नीचे क्या होगा, इसका मतलब COOH। 1 2 3 4 COOH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, ये बन गया। बदमाशी, ये किसमें है, प्लस में है। ये किसमें है, प्लस में है। ऑप्टिकली एक्टिव वाला फॉर्म है, प्लस में है। अब बदमाशी क्या है, द कंपाउंड या कंपाउंड्स विच ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड विल गिव द प्रोडक्ट हैविंग डिग्री ऑफ रोटेशन माइनस में। देख रहा ना, मतलब क्या है, मिरर इमेज। गुड, मिरर इमेज। तो इसका मतलब इसका पहले से मिरर इमेज ले लो। जो इसका पहले से मिरर इमेज ले लोगे, एल ग्लूकोज को लेके चलोगे, तो जो कंपाउंड बनेगा उसका मिरर इमेज मतलब बनने से ये आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो इसका उसका मिरर इमेज ले लो। तो घुमा फिरा कर डी ग्लूकोज से पूछ क्या रहा है, एल ग्लूकोज। तो जो एल ग्लूकोज लोगे तो उसी का मिरर इमेज बना दो, और जो मिरर इमेज बना दिया तो ये कहानियां हैं CH2OH। अब इधर चले जाओ, ये हो गया आपका OH, ये हो गया आपका OH, ये हो गया H, ये हो गया OH, ये H, ये हो गया OH, H और ये H, ये बन गए। तो ये कहानी कौन सी है, एल ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। और देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनेगा वैसा बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। तो थोड़ा देख लेते हैं। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन करा दें तो COOH, इधर 1 2 3 4 COOH, ऐसा बन गया। ये H, ये H, ये OH, ये H, ये OH, ये H, ये OH और ये OH, ये तो बना। समझिएगा, ये वाला फॉर्म यहां हमको क्या चाहिए, OH H OH OH। यहाँ क्या है, OH OH H H, है या नहीं है,
है नहीं है, इसको हटा दो, इधर आ जाओ। OH OH H OH कह रहा है, यहाँ OH H OH OH कह रहा है या नहीं है, हटा दो, इधर आ जाओ। OH H OH H OH H OH H, इधर H OH H H H OH H H है या नहीं है, ये ले लो, इसको देखो H H OH H, यहाँ OH H OH H है या नहीं है, नहीं है ना। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है, इसको घुमा दो। ट्विस्ट क्या है, इसको घुमा दो, और जिसको घुमा दोगे तो कहानी में क्या आएगा, ध्यान से देखना, एसिड, एसिड है ना। अब देखिए ये H कहाँ आ गया, इधर, ये H कहाँ आ गया, इधर, ये OH कहाँ आ गया, इधर, ये H किधर आ गया, इधर, ऐसा बन गया। और इसकी कहानी में क्या हो गया, OH H OH OH। अब सोचो ये और ये सेम है या डिफरेंट है। तो ये IT का बदमाशी था कि बच्चा डायरेक्ट आकर केवल D और L निकाला और L के बेसिस पर सोचा, तो उसे ये तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन अगर नहीं घुमाया, पास में आगे, तो हो सकता है इसको वो ना पहचान पाए। पास में आगे, तो आंसर कौन सा है, केवल C है, C और D दोनों है, C और D दोनों है। हमने कॉन्फ़िगरेशन के समय आपको पढ़ाया होगा कि मॉलिक्यूल को उसी प्लेन में कितना भी घुमा दो, मॉलिक्यूल क्या होता है, सेम होता है। तो इसको अगर घुमा दिया इसको, तो ये और ये दोनों क्या है, सेम है। बस में आगे, तो रोटेशन का हेल्प लेकर एक अच्छा क्वेश्चन यहां से क्रिएट करने की कोशिश है। चलिए इधर आते हैं, 2022, ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज विद एक्वस NaOH रिजल्ट इन अ मिक्सचर ऑफ मोनोसैकेराइड। पूछ ही लिया। सोचो, ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज इन एक्वस NaOH रिजल्ट इन अ मोनोसैकेराइड विच आर। मैंने पढ़ाते समय क्या बोला था कि बेसिक मीडियम में फ्रक्टोज किसके किसके रूप में एग्जिस्ट करता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज। तो बेसिक मीडियम में ग्लूकोज किस में एग्जिस्ट करेगा, तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो चाहे ग्लूकोज को लेकर चले तब भी, फ्रक्टोज को लेकर चले तब भी, मैनोज को लेकर चले तब भी, होगा ना। तो इसका तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मैनोज फ्रक्टोज में एग्जिस्ट करेगा। तो ग्लूकोज पहले पहचानो, ये कौन सा है, OH OH H H, इसको पहचानो, OH H बोल रहा है, OH पहले ग्लूकोज पहचानो, ये ग्लूकोज, इधर OH OH H OH, ये ग्लूकोज है या नहीं है, ग्लूकोज हो गया। अब फ्रक्टोज भी देख लेते हैं, CO दिख रहा है, तो OH OH H, ये फ्रक्टोज वाली कहानी भी हो गई। और मैनोज देख लेते हैं, ये मैनोज भी है, तो ये आपसे बोल रहा है। बस में आगे, तो कहने का मतलब ये है कि ग्लूकोज का इक्विमोलर, ग्लूकोज को अगर बेसिक मीडियम में डालोगे तो ही तीनों में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज को डालोगे तो ही तीनों में कन्वर्ट होगा, और माल्टोज को डालोगे तीनों में कन्वर्ट होगा। क्वेश्चन बना लोगे। तो इस साल इन्होंने ग्लूकोज ले लिया, तो आगे फ्रक्टोज मैनोज के लिए भी तैयार रहिएगा। लास्ट 2023, डाइसैकेराइड X कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, कौन सा होगा, हेमी एसिटल या एसिटल। पापा ज्यादा प्यार करते हैं, मम्मी पापा, ठीक है, सुना बोला, ये कहानी से बचो, ठीक है, दिमाग लगाओ, सोचिए। A disaccharide X cannot be oxidized by bromine water, cannot be oxidized by bromine water, मतलब ब्रोमीन वाटर के द्वारा रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो एसिटल में नहीं होगा या आपका हेमी एसिटल में नहीं होगा, ठीक है, कीटल या हेमी कीटल, कीटल पकड़ना है। अब साथ में आगे क्या बोल रहा है, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ X लीड्स टू अ लीवोरोटेटरी सॉल्यूशन, लीवोरोटेटरी सॉल्यूशन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, किसका पढ़ा है, सुक्रोज, सुक्रोज में +66 था, जब पानी में डाला ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो बनाया था, एक में 52 और एक में 92, तो 92 वाला ज्यादा था ना, तभी तो लीवोरोटेटरी आया था। तो कहानी में किसको किरदार जोड़ रहा है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से सुक्रोज। सोचिएगा, ये 6 मेंबर्ड, ये 5 मेंबर्ड, किसका कॉम्बिनेशन है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, बना क्या है, सुक्रोज, ये भी 5, ये 6, लेकिन ये लिंकेज देखो नीचे है, ये लिंकेज कौन सा है, नीचे है। सोचिए, एनालाइज करिए, यहाँ की कहानी में कुछ ना कुछ अंतर दिखाया होगा, क्या दिखाया है, पहचानो। हाँ, OH OH, हाँ इस OH में कहानी में किरदार डिफरेंस दिखाने की कोशिश किया है। तो इसका OH की पोजीशन को पकड़ो, तो इसी में हमने अभी थोड़ी देर पहले गलती किया था, OH कहाँ था, ऊपर था ना, तो इसका OH ये वाला सही है, OH ये वाला गलत है। बस में आगे, ये लिंकेज जो है नीचे है, और जो नीचे है तो अल्फा है बीटा है, अल्फा, एक का अल्फा ले रहा है, दूसरे का बीटा ले रहा है, यही वाली कहानी है। बस में आगे, इसकी कहानी में क्या है, भले ही एक का अल्फा बीटा ले रहा है, लेकिन यहाँ की पोजीशन में गलती कर दिया है, और यहाँ 6 मेंबर्ड का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, यहाँ में 6 मेंबर्ड का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है।
लेकिन सुक्रोज में आपको क्या लेना है, एक 6 मेंबर एक 5 मेंबर का कॉम्बिनेशन लेना है। तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। तो क्या आपने जो पढ़ा है वही है, कुछ अलग है, वही है, बस उसी को इधर उधर मिलाकर थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन कराकर क्वेश्चन को वो क्रिएट करेगा। तो टोटल क्वेश्चन हमने कितने देख लिए, 13। ध्यान से देख लो, 2024 में नहीं आया था, 23 दिखाई दे रहा है ना, 22 दिखाई दे रहा है, फिर से देखो 22, 21, सॉरी 21 में एक और होगा, नहीं है चलो कोई बात नहीं, 19, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 12, अब गिनो लगातार है, 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, लगातार है नहीं है। इससे क्या बताना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट है। बस में आगे बायोमॉलिक्यूल छोटा सा टॉपिक है, 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है बेटा। बस में आगे थोड़ा सा वक्त दीजिए, इसके क्वेश्चंस लगाइए। बस में आगे ऑर्गेनिक में बच्चों के दिमाग में बैठा होता है कि रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन के अलावा कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, उनसे आईटी और मेडिकल सब क्वेश्चन पूछते हैं। बस में आगे कि इसको प्रॉपर करिए। और जो आपका डीपीपी है उसमें 71 से लेकर 75, ये जो 5 डीपीपी है ये पूरा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर बेस्ड है। तो कोशिश करिए इस 5 डीपीपी को लगा लीजिए। कल हम लोग चालू करेंगे अमीनो एसिड्स। क्लियर है ना? चलिए क्लास को फिर मैं यहीं पर रोकता हूँ। मेरा हुआ डॉक्टर साहब, वाह।